क्लास 10th की ज्योग्राफी के चैप्टर 5 में आपका स्वागत है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज इसका टाइटल है। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस चैप्टर में आपको कुछ चीज़ों को मेमोराइज भी करना पड़ेगा। अभी कौन सा मिनरल इग्नियस है, कौन सा मिनरल सेडिमेंट्री है, कौन सा मिनरल देश में किन जगहों पे मिल रहा है, उसकी माइंस कौन से स्टेट में, इस तरीके की जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है भाई ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, इसके कोई और ऑप्शन है नहीं। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है। हबन नाम का एक पर्सन है और वो आया है गुवाहाटी में अपने फादर के साथ एक रिमोट विलेज से। तो एक रिमोट विलेज से वो गुवाहाटी आया। अब जब वो रिमोट विलेज से गुवाहाटी समझा पहुंचा तो उसके विलेज में तो उसको कुछ दिखता नहीं था। गुवाहाटी में उसको भाई गाड़ियां चलती हुई नजर आई। तो भाई उसने देखा कि किचन सा आइटम चल रहा है घर के साथ, मतलब जो बड़े बड़े जो बसेस हैं, जो बड़े बड़े आप कह सकते हो ना टेम्पो ट्रेवलर टाइप के चल रहे हैं। तो उसको लगा कि भाई ये तो पूरा का पूरा घर चल रहा है। उसने अपने फादर से पूछा कि फादर हमारे गांव में ऐसे घर क्यों नहीं है जो चलते हैं, क्योंकि उसने अपने गांव में जो भी घर देखे थे, झोपड़ियां देखी थी, वो एक जगह स्टिल थी। तो उसके फादर ने समझाया कि बेटा ये हाउस नहीं है, ये बसेस हैं, ये ट्रेन हैं। और हमारे हाउस पत्थर से बने, स्टोन से बने, लेकिन ये जो बसेस और ट्रेन हैं ये आयरन और एल्यूमिनियम जैसी चीजों से बने हुए हैं और इनको चलाने के लिए इंजन चाहिए, जिसको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे हबन को समझ में आया कि यहाँ तो भाई बिल्कुल अलग ही चीज है, क्योंकि उसने तो अपने गांव में केवल ईंट पत्थर ही देखे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी चीजें देखने को मिल रही थी, मतलब मेटल का एप्लीकेशन उसको देखने को मिल रहा था। बात यह है, सार यह है इस बात का कि भैया हमारी लाइफ में हमको जितनी भी चीजें चारों तरफ दिख रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें मेटल का यूजेज बहुत बड़ा है। हमारे हाउस में इतनी चीजें मिल जाती हैं जो मेटल की बनी हुई होती हैं, जैसे कि हाउस में रखा हुआ, किचन में रखा हुआ चाकू, गैस जिस पे आप बनाते हो, ठीक है, जो सिलेंडर है, जो सिलेंडर है एलपीजी वाला वो भी, उसके साथ साथ जिस बर्नर से, जिस गैस से आप उस चीज को बनाते हो वो भी आपका स्टील का बना हुआ है। आपका रेफ्रिजरेटर भी आपका स्टील और मेटल का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है। तो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हमको दिख रही हो कहीं ना कहीं स्टील, मेटल, आयरन, इन सब चीजों की बनी हुई हैं। अब बात यह है कि ये जो अलग अलग मिनरल्स हैं और यहाँ पे कितने प्रकार के मिनरल हैं, इस क्लासिफिकेशन को थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ये क्लासिफिकेशन आपको यहाँ नजर आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में। इस पे बस थोड़ी देर में आते हैं, अभी तो एक क्रोनोलॉजी से चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अलग अलग मेटल्स हैं जो कि मिनरल के ही पार्ट हैं, मिनरल्स के एक क्लासिफिकेशन में मेटल आता है। इन मेटल्स को इनके मिनरल्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि मिनरल्स एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है, उस रिजर्वायर में से कुछ मेटल्स को निकाला जाता है। ये मिनरल का रिजर्वायर कहाँ मिलेगा? रॉक में मिलेगा। तो आप देखो, मिनरल्स दे आर एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हमारी लाइफ की बहुत सारी चीजें इनके ऊपर डिपेंड करती है। घर में हम जो छोटा सा पिन इस्तेमाल करते हैं, जो एक बड़ी टावरिंग बिल्डिंग हमें सामने दिखती है, बिग शिप जिसमें हम लोग क्रूजेस पे जाते हैं या जिससे शिपिंग होती है दुनिया भर की, ये सब मिनरल से बने हुए हैं। जो रेलवे लाइंस बिछी है वो भी मिनरल से बनी हुई है। जो रोड्स पे टैरमैक बिछाया जाता है वो भी मिनरल्स, जो डामर डाला जाता है वो भी मिनरल्स का बना हुआ है। हमारी मशीनरी, इंप्लीमेंट्स, हर चीज से मिनरल से बनी है। हमारी कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम मिनरल्स। और ये मिनरल्स आए कहाँ से हैं? ये मिनरल्स अर्थ से निकले हैं। ये मिनरल्स चलते कैसे हैं? तो पावर रिसोर्सेज से चलते हैं। तो ये पावर रिसोर्सेज आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है। अब इलेक्ट्रिसिटी आप कोल से ला रहे हो, हाइड्रो पावर से ला रहे हो, न्यूक्लियर एनर्जी से ला रहे हो, सोलर से ला रहे हो, विंड से ला रहे हो, वो एक अलग चीज है। और ये आपके डीजल, पेट्रोल, इस टाइप की चीजों पे भी चल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए और फाइनेंशियली मदद करने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। ऑलमोस्ट हर चीज़ आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके सारे जेन्युइन डाउट्स के जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मेरे सारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। और हमारे चारों तरफ जो हमको ये बड़ी बड़ी चीजें दिख रही, केवल यही मिनरल से नहीं बनी दोस्तों। ह्यूमन बींग्स के डेवलपमेंट में भी मिनरल्स की जरूरत है। हम लोग जो खाते हैं ना, उस चीजों में भी मिनरल्स है। हमारे घर में जो चीजें लाइवलीहुड, हमारी लाइवलीहुड को चलाने के लिए भी मिनरल्स चाहिए। घर में चीजों को डेकोरेट करने के लिए, फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स को मनाने के लिए, सेरेमनीज के लिए, हर चीज के लिए हमको मिनरल्स की जरूरत है। एक एग्जाम्पल देखते हैं मिनरल का इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे। रोज सुबह हम लोग ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। टूथपेस्ट हमारे टीथ को सॉल्व करता है, साफ करता है। कैसे साफ करता है? एब्रेसिव मिनरल्स की मदद से। इस टूथपेस्ट में सिल्का है, लाइमस्टोन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बहुत सारे फॉस्फेट मिनरल्स हैं। हमारे दांतों की कैविटीज को भरने के लिए फ्लोराइड इस्तेमाल होता है। ये फ्लोराइड नाम के एक मिनरल से निकलता है। जो व्हाइट कलर होता है टूथपेस्ट का, जिसे आपने कोलगेट का व्हाइट कलर देखा होता है, वो किससे बनता है? वो टाइटेनियम ऑक्साइड से बनता है, जो कि मिनरल से आता है। किस तरीके के मिनरल से? र्यूटाइल, इल्मेनाइट, एनाटेस।
कुछ कुछ टूथपेस्ट आपको चमकते हुए दिखते हैं, ठीक है ना, वो किसकी वजह से, मीका की वजह से। टूथ पेस्ट जो है वो ट्यूब के अंदर होता है, वो ट्यूब कहाँ से बनती है, दैट इज मेड ऑफ प्लास्टिक्स फ्रॉम पेट्रोलियम। उसी तरीके से टूथ ब्रश कहाँ से बनता है, वो भी प्लास्टिक से बनता है, जो कि हमको पेट्रोलियम से मिलते हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि मिनरल्स का प्रयोग किस हद तक हमारे लाइफ में घुसा हुआ है, और जो हमारे डेली लाइफ के प्रोसेस है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो मिनरल्स के बिना नहीं चल सकती। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें केवल 0.3% मिनरल्स हैं। यानी अगर हम 100% खाना खा रहे हैं तो 99.7% दूसरा फूड स्टेप है और 0.3% मिनरल्स है, और ये 0.3% की मदद से ही बाकी 99.7% स्टफ को आप यूटिलाइज कर सकते हो। कहने का मतलब ये 0.3% नहीं है तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे, एज सिंपल एज दैट। व्हाट इज अ मिनरल, मिनरल है क्या? तो जियोलॉजिस्ट ने डेफिनेशन दी है, मिनरल एज अ होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। तो एक पर्टिकुलर मिनरल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो होमोजीनियस होगा, एक जैसा होगा। लेकिन बहुत अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हमको मिलते हैं, अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं। तो आप देखोगे कि टैल्क नाम का मिनरल बहुत ही सॉफ्ट है, हाथ में आते ही उसको आप ब्रेक कर सकते हो। डायमंड नाम का मिनरल तो ऐसा है कि हथौड़े से तोड़ते रहो टूटेगा नहीं। तो मिनरल्स बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। अब यहाँ पे बात आती है रॉक्स की, और जब दोस्तों रॉक्स की बात आती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब पे जाओ और यूट्यूब में रॉक सर्च मारो मेरे नाम के साथ, आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी। देखिए फॉर एग्जांपल पहली वीडियो जो आपको मिल रही है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बना रखा है। उसके नीचे आपको दिख रहा है इंटर कन्वर्जन ऑफ इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स इन वन अनदर। यानी इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स ये एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होती हैं, इसका प्रोसेस बता रखा है। फिर मैंने नीचे बता रखा है कि रॉक साइकिल क्या होती है। ये जो वीडियोस है ना, उसके बाद रॉक सिस्टम इन इंडिया, फिर आर्कियन एंड धारवाड़ रॉक सिस्टम, ये सारी चीजें मैंने आपको बतानी। फिर गोंडवाना, जुरासिक, डेक्कन ट्रैप, टर्शियरी रॉक्स, ये सारी चीजें मैंने आपको दोस्तों बता रखी हैं। ज्योग्राफी की और लेक्चर्स के लिए मेरी ज्योग्राफी लेक्चर वाली इस प्लेलिस्ट में भी आप जा सकते हो। तो इन रॉक्स वाली वीडियोस को देख लीजिए, आगे आपको पुराना रॉक सिस्टम, कोडप्पा इन इंडियन रॉक सिस्टम, ये भी नजर आ रहा है। इन सारी वीडियोस को अगर आप देख लोगे ना, चाहे हिंदी में देखो चाहे इंग्लिश में देखो, दोनों भाषा में मैंने बना रखी है। एक ही वीडियो, बस हिंदी इंग्लिश अलग अलग कर रखा है। पहले मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बनाता था, मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं केवल हिंदी बनाता हूँ। तो अगर इन रॉक्स वाली वीडियो को आप देख लोगे ना, आपको रॉक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर को समझना आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। ठीक है, वापस आते हैं। रॉक्स होती क्या है? दे आर होमोजीनियस, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। याद रखिए, रॉक्स होमोजीनियस नहीं होती हैं, रॉक्स मिनरल से बनी हुई होती है और मिनरल्स होमोजीनियस होते हैं। लेकिन एक रॉक में कौन सा मिनरल कितने प्रोपोर्शन में मिलेगा, ये उस जगह की जियोलॉजी, लोकल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। कुछ रॉक ऐसी हैं जिसमें एक ही मिनरल मिलता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, जैसे लाइमस्टोन रॉक। अभी लाइमस्टोन रॉक में आपको केवल एक ही मिनरल मिलेगा, लेकिन ज्यादातर जो रॉक्स ऐसी हैं उसमें आपको अलग अलग मिनरल मिलेंगे और अलग अलग प्रोपोर्शन में मिलेंगे, अलग अलग क्वांटिटीज में मिलेंगे। आज तक 2000 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन भले ही हमने 2000 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है, सारे मिनरल्स को कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स प्ले में आते हैं, धीरे धीरे उस पर आते हैं। एक पर्टिकुलर मिनरल कैसे बनेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि फिजिकल और केमिकल कंडीशंस में एक पर्टिकुलर मटेरियल किस तरीके से अडेप्ट कर रहा है, मोल्ड कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो पर्टिकुलर मिनरल का फॉर्मेशन डिपेंड करेगा बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स पे, जिसमें फिजिकल केमिकल कंडीशंस आ जाती हैं। आप देखोगे कि जो मिनरल्स हैं वो बहुत अलग अलग कलर के होते हैं, उनकी हार्डनेस अलग होती है, उनका क्रिस्टल फॉर्म अलग होता है, लस्टर, उनकी चमक अलग होती है, उनकी डेंसिटी अलग होती है, और इन सब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे एक मिनरल को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जियोलॉजिस्ट इस प्रकार की प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं मिनरल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मिनरल्स को स्टडी करना ये जियोलॉजिस्ट का काम है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मिनरल की स्टडी के आधार पे ज्योग्राफी और जियोलॉजी के बीच के फर्क को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कभी कभी सोचते होंगे कि यार एक्चुअली में इस ज्योग्राफी और जियोलॉजी में फर्क क्या है। ज्योग्राफी वाले क्या करते हैं कि कौन सा मिनरल किस जगह पे कितनी क्वांटिटी में मिल रहा है, ये ज्योग्राफर्स डिसाइड करेंगे। तो ज्योग्राफर्स एक जगह के लैंड फॉर्म्स को स्टडी करेंगे, उन लैंड फॉर्म्स में किस हद तक कोई मिनरल कंसंट्रेटेड है और वो मिनरल कितनी क्वांटिटी में है। तो ज्यादा क्वांटिटी में तो हम उसको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, ये सब पता करना ज्योग्राफर्स का काम है। लेकिन एक पर्टिकुलर मिनरल बना कैसे, वो कितना पुराना है,
उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, इस चीज को पता करने वाला जो काम है वो जियोलॉजिस्ट करता है। तो जियोलॉजिस्ट मिनरल्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करता है और फिर ये बताता है जियोग्राफर्स को कि इस मिनरल को आप इस काम के लिए यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो। और फिर बाद में ज्योग्राफर को पता होगा कि इस मिनरल के ये फायदे हैं, तो बस वो ये ढूंढेगा कि ये मिनरल मिल कहाँ रहा है, कैसे इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए हम एक्सप्लॉइट कर लें और पैसा कमा लें। ये फर्क है आपका जियोग्राफर में और जियोलॉजिस्ट में, यही फर्क है आपका ज्योग्राफी में और जियोलॉजी में। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स देख लेते हैं। आपको यहाँ पे मिनरल नजर आ रहे हैं, 3 तरीके क्लासिफिकेशन दिख रहे हैं पहले स्टेज में, मेटलिक, नॉन मेटलिक, एनर्जी मिनरल्स। मेटलिक में 3 आ गए, फेरस, नॉन फेरस, प्रीशियस। प्रीशियस में आ गया गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। फेरस मिनरल्स क्या होते हैं? फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन पाया जाता है, तो आयरन ओर हो गया, मैंगनीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। नॉन फेरस क्या होते हैं? जिसमें आयरन नहीं पाया जाता, कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइड। नॉन मेटलिक मिनरल्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें मीका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। और एनर्जी मिनरल्स में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का प्रयोग किस लिए होता है ये आप सब जानते हो। अब बात करते हैं मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। ये भैया मिनरल्स हमको मिलते कैसे हैं? तो मिनरल्स मिलते हैं मिनरल ओर में। ओर नेचुरल फॉर्म है एक मिनरल के, एक मेटल के, एक नॉन मेटल के एग्जिस्टेंस का। मिनरल को आप मेटल में, नॉन मेटल में, एनर्जी मिनरल्स में बांट सकते हो। ये मिनरल्स हमको मिलेंगे ओर में। ओर बेसिकली एक ऐसा टर्म है जो एक्यूमुलेशन बोलता है मिनरल का किसी और एलिमेंट के साथ। तो एक रॉक के अंदर जब एक मिनरल किसी और मटेरियल के साथ कंबाइन होकर नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो आप उसको मिनरल ओर बोल सकते हो। और जब उस ओर में मिनरल का कंटेंट इतना है कि उसको सक्सेसफुली और कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जा सके, तो इतना कंसंट्रेशन हो कि अगर हम उसका एक्सट्रैक्शन करें तो हमको इतना मिनरल मिल जाए जिससे हम लोग बेच के या कुछ बना के पैसा कमा लें, कॉमर्शियली वायबल हो वो पूरा का पूरा प्रोसेस, तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये ओर हमारे काम का है। अब देखिए, this type of formation or structure in which they are found determines the relative ease with which mineral ores may be mined। यानी कि मिनरल ओर में किस हद तक कंसंट्रेशन है उस मिनरल का और किस हद तक कौन कौन से मिनरल्स को निकाल के कहां कहां पे डिप्लॉय किया जा सके, पहले तो इसकी स्टडी होती है। उस स्टडी के आधार पर यह निकल के आता है कि हाँ भाई इससे हम इतना पैसा कमा सकते हैं। तब ये देखा जाता है कि हाँ भाई इस मिनरल ओर को एक्सप्लॉइट करना है कि नहीं करना है। तो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मिनरल कौन कौन से फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो मिनरल्स इन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पहला फॉर्म तो नजर आ रहा है आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो मिनरल्स हैं वो क्रैक्स, क्रेवाइसेस, फॉल्ट्स और जॉइंट में मिलते हैं। क्रैक मतलब रॉक के अंदर छेद, क्रेवाइसेस भी क्रैक ही होता है, ठीक है ना, कि अगर रॉक टूट गई और उसके बीच में कोई छेद या फिर कोई हॉलो ओपनिंग सी बन गई या कोई लंबी सी पट्टी बन गई जहां छेद है तो उसको आप क्रेवाइसेस बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये फिगर देखिए, यहाँ पे रॉक आपको कॉन्टिन्यूस नहीं दिख रही, बीच से कटी हुई नजर आ रही, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ क्रेवाइस। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स को याद कर लीजिए, यही बेटर है। जिन रॉक्स में, इन क्रैक्स में, क्रेवाइसेस में, फॉल्ट भी एक तरीके की ओपनिंग है, जॉइंट्स जहां पे दो रॉक्स आपस में आके मिल रही हैं तो जॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है नेचुरल कंटिन्यूटी नहीं होगी, कहीं ना कहीं बीच में टूटा होगा, तो बीच में आपको एक मिनरल मिल सकता है। तो जब मिनरल छोटी क्वांटिटी में मिलेगा तो उसको आप बोलोगे वीन्स, और जब मिनरल बड़ी क्वांटिटी में आप मिलेगा तो आप उसको बोलोगे लोड्स, ठीक है ना। तो छोटी क्वांटिटी में मिनरल मिला एक मिनरल ओर के अंदर तो आपने बोला वीन्स, बड़ी क्वांटिटी में मिनरल मिला एक मिनरल ओर के अंदर तो आपने बोला लोड्स। अब देखिए, इन मोस्ट केसेस they are formed when minerals in liquid, molten and gaseous form are forced upwards through cavities towards the earth surface। होता क्या है दोस्तों, ये जो रॉक्स है ना, ये सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं है, जमीन के नीचे भी है। तो अगर इग्नियस रॉक्स की बात करो तो वो इग्नियस रॉक्स जो सरफेस पे एक्सपोज हो गए इसको आप क्या बोलोगे, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, और जो सरफेस के नीचे रह गए उसको आप क्या बोलोगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अभी ये समझ में नहीं आ रहा तो इन वीडियोस को देखिए जाके, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, जितने भी तरीके की मैंने आपको यहाँ पे वीडियो बता रहे हैं देखिए, खासकर ये वाली जो वीडियो है, इंटर कन्वर्जन ऑफ इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स इनटू वन अनदर, ये जरूर देख लीजिए, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो रॉक्स काफी कंटिन्यूअस होती हैं, ऐसा नहीं कि वो केवल सरफेस पे है, सरफेस के नीचे भी है। अब जब वो मोल्टन फॉर्म में थी, मोल्टन मतलब पिघली हुई फॉर्म में थी, तो उस पिघली हुई फॉर्म में उनके अंदर जो मिनरल्स थे ना वो रीओरिएंट हो रहे थे, ऊपर आ रहे थे, नीचे जा रहे थे, इस तरीके का मूवमेंट हो रहा था। जब वो ठंडी हो गई तो जो मिनरल जहां था वो वहां पे कूल होके सॉलिडिफाई हो गया।
तो जब इन रॉक्स को खोदा जाता है, और इन रॉक्स को मैं मिनरल ओर भी बोलूंगा क्योंकि जिन रॉक्स में ज्यादा क्वांटिटी में मिनरल मिल रहा है वो ऑटोमेटिकली मिनरल ओर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ऐसी रॉक्स में बहुत सारे मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं, जैसे टिन मिलता है, कॉपर मिलता है, जिंक मिलता है, लेड मिलता है। ये वेन्स और लोड्स दोनों से मिलते हैं। तो ये जो हो गई आपकी इग्नियस रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो तरीका है आपका क्या मिलने का, मिनरल्स मिलने का, उसकी जो लेयरिंग है वो सेडिमेंट्री रॉक जैसी नहीं है। क्योंकि जब बात आती है सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल्स मिलते हैं बेड्स और लेयर्स में, और ये बहुत अंडरस्टैंडेबल है। अगर आपको ये पता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स बनती कैसे हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मिनरल्स भी बेड्स और लेयर्स में मिलेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है, मैंने अभी अभी आपको वीडियोस दिखाई, वो वीडियोस देखी जाके। तो मैं आपको बता भी देता हूँ, सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब जो सेडिमेंट से बनी है। तो विंड इरोजन हुआ, सॉइल इरोजन हुआ, ग्लेशियल इरोजन हुआ, बतेरे तरीके के इरोजन हुए, रेन वाटर इरोजन हुआ, बहुत सारे तरीके के इरोजन होते हैं। उन इरोजन के चलते सेडिमेंट्स लगातार ऑन मूव होते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती है कि सेडिमेंट्स एक जगह पे इकट्ठे हो गए, वो इकट्ठे होते गए, उनके ऊपर और सेडिमेंट्स आके इकट्ठे होते गए, बाहर बढ़ता गया, एक लंप बनता गया। और कहीं गलती से लंप किसी जमीन के नीचे धस गया, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ा और ये पूरा का पूरा जो सेडिमेंट था वो इतना ज्यादा सॉलिडिफाई हो गया कि सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि पहले के जमाने में भी पेड़ पौधे हुआ करते थे, जानवर हुआ करते थे। वो पेड़ पौधे और जानवर जब बल्क में मर गए और अर्थ के नीचे धंसते चले गए, तो वो कॉम्पैक्ट हो के फॉसिल फ्यूल से बदल गए। और वो फॉसिल फ्यूल हमको कोल, नेचुरल गैस के फॉर्म में आज की डेट में मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो सेडिमेंट्री रॉक्स के पार्ट हैं, क्योंकि वो एक लेयर में मिलते हैं। आप देखिए, जब नेचुरल गैस का डिपॉजिट मिलेगा तो एक बहुत बड़े, आपको एक बहुत बड़ा रिजर्वायर मिलेगा। कोल मिलेगा तो एक बहुत बड़ा रिजर्वायर मिलेगा, क्योंकि उस जगह पे लाखों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बहुत भारी क्वांटिटी में एनिमल्स और पेड़ दब गए होंगे, जो अब फॉसिल फ्यूल में बदल गए होंगे। क्योंकि हर कोई कार्बन से बना है और कोल भी आपका कार्बन से बना है। समझ गए ना? तो मिनरल्स जो कि बेड्स और लेयर से मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में। क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है डिपोजिशन की वजह से, तो एक लेयर इकट्ठा हुई, उसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर थी ऑर्गेनिक की, ट्री, एनिमल रिमेन्स, ये दब गया और ऊपर की लेयर्स के बीच में बाद में कोल और नेचुरल गैस में बदल गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से बनती सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर की मिनरल्स। इन दबे हुए पेड़ों और जानवरों के ऊपर बहुत हीट और प्रेशर पड़ा है मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए, और इसलिए ये सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल गए। एक और तरीके की सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जिनको आप बोल सकते हो जिप्सम, पोटैश सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट। ये कैसे बनते हैं? ये इवेपोरेशन की वजह से बनते हैं एरिड रीजन में। अब आप बोलोगे ये क्या लॉजिक है भाई, इवेपोरेशन की वजह से बन रहा है एक सेडिमेंट्री रॉक मिनरल जिप्सम, पोटैश सॉल्ट और सोडियम जैसा, ये कैसे बन रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, किसी जगह पे पानी है और पानी में सल्फर की क्वांटिटी है। अभी पानी में सल्फर की क्वांटिटी है और इवेपोरेशन हो रहा है, तो पानी तो कम होता जा रहा है, बट सल्फर का कंटेंट बढ़ता जा रहा है। ये जो सल्फर का कंटेंट बनता जा रहा है, वो बच्चे कुछ पानी के साथ रिएक्ट करेगा और हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये क्या बनाएगा? H2SO4। जब ये H2SO4 बना लेगा और पास में मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, तो H2SO4 और CaCO3 के बीच में रिएक्शन होगा और क्या बनेगा? CaSO4.2H2O। और ये CaSO4.2H2O होता है जिप्सम आपका। समझ गए? मतलब वो इलाके जो बहुत ज्यादा एरिड है, जहां पे पानी में सल्फर की मात्रा और पानी में सल्फर की मात्रा होती है, वहां पे पानी बहुत तेजी से इवेपोरेट होगा तो पानी में सल्फर का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये सल्फर पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू H2SO4 बनाएगा। ये H2SO4 पास के कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और बनेगा CaSO4.2H2O, जो कि है आपका जिप्सम। तो इस तरीके से भी कुछ सेडिमेंट्री मिनरल्स बनते हैं। ओके, एक एग्जांपल मैंने बताया बतेरे के साथ। एक और मिनरल मिलने का तरीका है, मोड ऑफ फॉर्मेशन है मिनरल्स का, वो है डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। पृथ्वी के ऊपर जो रॉक्स हैं, जो कि अर्थ की सरफेस को या फिर आप कह लीजिए अर्थ के एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड हैं, उनकी रेगुलर इरोजन होता है, वेदरिंग होती है उनकी। वेदरिंग मतलब इरोजन बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। वो इरोजन पानी से भी हो सकता है, वो इरोजन हवा से भी हो सकता है, रेनफॉल से भी हो सकता है, ग्लेशियर से भी हो सकता है, बहुत सारे नाना प्रकार के तरीकों से इरोजन होता है। जब ये इरोजन होता है तो वेदर्ड मटेरियल नीचे बचता है, यानी कि ऊपर जो रॉक्स है वो धीरे धीरे इरोड होती जाएंगी, कटती जाएंगी। कभी कभी क्या होता है कि कटने के बाद जो नीचे की तरफ रेजिडुअल मास बचा हुआ मिलता है ना, इसमें ओर्स होते हैं। बॉक्साइट जो ओर होता है ना, ये हमको ऐसे ही मिलता है पृथ्वी पे।
ठीक है, फिर आगे बात की जाए, अभी बॉक्साइट ओर के बारे में बहुत और प्रॉपर तरीके से बात करेंगे धीरे धीरे आगे। बहुत सारे मिनरल्स एल्यूवियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स में मिलते हैं एट द बेस ऑफ हिल्स। देखिए आपको पता है कि हमारे हिमालय से बहुत सारी नदियां निकली, गंगा यमुना जैसी, ठीक है, और वो बहती बहती प्लेन एरिया में पहुंचती हैं, यूपी बिहार इन सब के। तो ये अपने साथ कुछ सिल्ट लेके चलती हैं। कभी कभी क्या होता है कि अपने साथ मिनरल लेके भी चलती है और मिनरल को वैली फ्लोर्स में डिपॉजिट करती हैं। बहुत सारे केसेस में जब ये मिनरल्स हैवी होते हैं ना, तो ये जो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों से जैसे ही नदी नीचे आएगी तो भारी होने की वजह से मिनरल्स पहाड़ों के बेस पे इकट्ठे हो जाएंगे, आगे बह नहीं पाएंगे। इस तरीके के डिपॉजिट्स को बोला जाता है प्लेसर डिपॉजिट्स। वो डिपॉजिट्स जो एल्यूवियल डिपॉजिट्स होते हैं, जो नदियां बहती हुई अपने वैली फ्लोर्स में या एट द बेस ऑफ द हिल्स पे डिपॉजिट कर देती हैं, इनको प्लेसर डिपॉजिट्स बोला जाता है। कभी कभी इनमें मिनरल्स पाए जाते हैं, और ये जो मिनरल्स होते हैं इनकी खास काबिलियत होती है कि वो पानी इनको करोड नहीं कर सकता, क्योंकि पानी इनको ट्रेवल करके लेके जा रहा है, ये नदियां इनको ट्रेवल करके लेके जा रही है। तो अगर ये पानी में करोड हो गए तो ऑब्वियस सी बात है ये नहीं मिलेंगे वहां पे। तो गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम, ये इस तरह प्रकार के कुछ मिनरल्स हैं। हालांकि इनकी जो क्वांटिटी है वो ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। फिर ओशन वाटर में भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओशन वाटर है इतना बड़ा, और ओशन वाटर के अंदर ये जो मिनरल्स है बहुत फैले हुए हैं, बहुत डिफ्यूज्ड है। तो किसी भी तरीके का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक लेवल पे आप इनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। समझिए बात को, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मिनरल ओर के अंदर, किसी रॉक के अंदर आपको अगर एक मिनरल बहुत ज्यादा मात्रा में कंसंट्रेटेड नजर आता है तो ही आपके लिए उसका एक्सट्रैक्शन कॉमर्शियली वायबल होता है, नहीं तो वो मिनरल आपके लिए बेकार है। ओशंस में बहुत नाना प्रकार के मिनरल हैं, बट वो बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड हैं, फैले हुए हैं, कंसंट्रेटेड नहीं, जिसके चलते उनका कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ मिनरल्स हमारे डेली मर्रा की जरूरत के, जैसे कॉमन सॉल्ट, ये ओशन के वाटर से हम लोग खींचते हैं। फिर मैग्नीशियम और ब्रोमीन जैसे जो मिनरल्स हैं वो भी ओशन वाटर से निकाले जाते हैं। और ओशन बेड्स एक प्रकार के मिनरल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है मैंगनीज नोड्यूल्स। इंडिया भी मैंगनीज नोड्यूल्स की डीप सी माइनिंग में बहुत समय से इन्वॉल्व है। आज से 3-4 साल पहले मैंगनीज नोड्यूल्स बहुत ज्यादा न्यूज में था, करंट अफेयर्स में था। फिर आते हैं हम लोग रैट होल माइनिंग पे। व्हाट इज बेसिकली दिस रैट होल माइनिंग? ये देखिए दोस्तों, ये दिख रही है आपको रैट होल माइनिंग। लेफ्ट साइड पे जो आपको छोटा सा छेद दिख रहा है ना, ये एक होल है। उस होल के अंदर एक बच्चा, ये आदमी घुस के अंदर जाके माइंस मिनरल्स को निकाल के लाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, अंदर इस तरीके का हिसाब है, यहाँ पे एक से ज्यादा आदमी नहीं बैठ सकता। जो रैट होल्स होते हैं वो और छोटे होते हैं, तो फिर भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो इस तरीके की रैट होल्स माइनिंग होती है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, खासकर मेघालय के इलाके में रैट होल माइनिंग बहुत मेजर स्केल पे होती है, जिसको गवर्नमेंट ने बैन भी करके रखा है। तो ज्यादातर जो मिनरल्स है इंडिया में दोस्तों, ये नेशनल प्रॉपर्टी, तो इनको नेशनलाइज कर दिया गया। तो मिनरल्स किसी की कॉमर्शियल या पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। ये नेशनलाइज है, ये सरकार की ओनरशिप में है, मतलब लोगों की ओनरशिप में, जो कि सरकार लोग ही चुन के लेके आते हैं। और इनका एक्सट्रैक्शन आप तभी कर सकते हो जब गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी। तो अगर आपने गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दे रखी कि आप मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन करो, तो ही आप मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन करोगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ट्राइबल इलाकों में इन मिनरल्स को कभी कभी इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज भी ओन करते हैं। ज्यादातर केसेस में सरकारी ओन करती है, बहुत बहुत माइनर लेवल पे कभी कभी इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज भी इन मिनरल्स को ओन करते हैं। मेघालय में बहुत लार्ज डिपॉजिट्स है कोल के, आयरन ओर के, लाइमस्टोन के, डोलोमाइट के। ये जो आपको यहाँ पे फोटो नजर आ रही है ना दोस्तों, ये वाली, ये एक्चुअली में इस तरीके की रैट होल माइनिंग मेघालय में बहुत होती है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत होती है। फिर जोवाई नाम की जगह, चेरापूंजी नाम की जगह है जो मेघालय में, वहां पे कोल माइनिंग होती है। और ये कोल माइनिंग नैरो टनल के थ्रू होती है, जिसको बोला था रैट होल माइनिंग। जो टनल्स मैंने आपको दिखाई, बहुत ज्यादा एक्सक्रूशिएटिंग होती है, खतरनाक होती है, हेल्थ के लिए डेंजरस होती है। अगर अंदर कुछ भी ईंटा पत्थर गिर गया तो वो आदमी अंदर ही फंसे रह के मर जाएगा, कोई भी उसको निकाल नहीं पाएगा। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इस रैट होल माइनिंग को इलीगल डिक्लेयर करके रखा और बोला कि ये बंद होनी चाहिए। पहले तो इस रैट होल माइनिंग को सरकार रेगुलेट करती थी, तो तब तक ये रेगुलेटेड थी, सरकार का इसके ऊपर ध्यान था। जब सरकार ने इसको बैन कर दिया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बोला कि इसको बैन कर दो, तो बंद तो हो गया। तो जब बंद हुई उसके बाद भी रैट होल माइनिंग चालू है मेघालय में, ये अलग बात है कि अब वो रेगुलेटेड नहीं है। अब चूंकि रैट होल माइनिंग रेगुलेटेड नहीं है, तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनका और एक्सप्लॉयटेशन होता है। यहाँ पे डिफरेंसेस बताने को बोले गए, ओपन पिट माइन, क्वेरी और अंडरग्राउंड माइन विद शाफ्ट्स। इन डिफरेंसेस को मैंने पहले की अपनी ज्योग्राफी वीडियोस में कवर किया है, इसलिए मैं आप दोबारा कवर नहीं कर रहा हूँ, कुछ आप लोग भी दिमाग लगाइए। इंडिया में बहुत रिच है मिनरल रिसोर्सेज के मामले में, बहुत सारे मिनरल रिसोर्स मिलते हैं और बहुत वेराइड क्वांटिटी में मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा है,
तो ये जो आपको ईस्टर्न बेल्ट मिलेगी छत्तीसगढ़ उड़ीसा की, यहाँ पे आपको बहुत सारे मिनरल्स दिखेंगे। बाकी जगहों पे हो सकता है देश में आपको इतने मिनरल्स ना मिले। तो ज्यादातर जो मिनरल्स हैं वो हमारे देश के पेनिनसुलर रॉक्स में। तो पेनिनसुलर रॉक्स में ज्यादातर मेटलिक मिनरल्स, कोल, मीका और अदर नॉन मेटलिक मिनरल्स मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स देखोगे अगर आप वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक्स की पेनिनसुला के, तो गुजरात और आसाम में, गुजरात आपका वेस्टर्न फ्लैंक पे, आसाम ईस्टर्न फ्लैंक पे, वहां पे आपको पेट्रोलियम डिपॉजिट्स मिलेंगे। राजस्थान का जो रॉक सिस्टम है वहां पे आपको नॉन फेरस मिनरल्स मिलेंगे। जो वास्ट एल्यूवियल प्लेन्स है नॉर्थ इंडिया के, उनमें कोई भी इकोनॉमिक मिनरल काम का नहीं मिलता है। तो बात यह है दोस्तों कि कौन सी जगह पे कितने मिनरल्स मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं। बेसिकली दिस इज अ स्टडी ऑफ जियोलॉजी। यहाँ की जमीन, धरती किस तरीके से बनी है, लैंड मास कैसे इवॉल्व हुआ है ओवर द लास्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स, वो इस बात को डिसाइड करता है कि कौन सी जगह पे कितने मिनरल्स मिलेंगे। ठीक है ना। तो मिनरल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे देश में वो बहुत वेरीड है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल पूरे देश के पास मिनरल होने चाहिए जो कि है। तो अब देखिए, लेट अस नाउ स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्यू मेजर मिनरल्स इन इंडिया। और एक बार दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, आप हर चीज को समझ नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है ना। अब कौन से मिनरल कहाँ मिल रहा है, किस क्वांटिटी में मिल रहा है, ये तो भैया आपको याद करना पड़ेगा इंडिया में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कंसेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द ओर, जितना ज्यादा उस ओर के अंदर मिनरल है उतना ज्यादा उसका जो एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सट्रैक्शन है, वो कमर्शियल होगा। और तीन चार चीजें होती हैं। एक तो मिनरल का कंसेंट्रेशन ओर के अंदर ज्यादा होना चाहिए, दूसरे बात उसको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास होना चाहिए, आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सके। और तीसरी चीज, एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो मार्केट जहां पे उस मिनरल को बेचा जा सके। ये तीनों चीजें जब एक साथ हो जाती हैं तो आप बोल सकते हो कि एक रिजर्व इकोनॉमिकली वायबल है। और फिर उस मिनरल डिपॉजिट और रिजर्व को माइन में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि माइन वहां खोदी जाती है जहां से आपने मिनरल निकाला, मिनरल हाई क्वांटिटी में, उसको निकालने की टेक्नोलॉजी है और उसको बेचने का मार्केट पास में। अब बात करते हैं फेरस मिनरल की, यानी वो मिनरल जिसमें आयरन पाया जाता है। फेरस मिनरल्स आर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटलिक मिनरल्स। यानी मेट्रिक मिनरल्स का अगर टोटल प्रोडक्शन इंडिया में मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का है, एक लमसम आइडिया बता रहा हूं, तो 75 करोड़ की वैल्यू तो फेरस मिनरल्स की है। ये मैं मेटलिक मिनरल्स की बात कर रहा हूं, अभी नॉन मेटलिक मिनरल्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। और ये जो फेरस मिनरल्स होते हैं ना दोस्तों, ये देश की मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेटलर्जी वाला जहां पे भी काम है वहां पे ये फेरस मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। फेरस मिनरल्स को बहुत हैवी क्वांटिटी में इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है, हालांकि इंटरनल डिमांड्स को पूरा होने के बाद। आयरन ओर की बात की जाए तो आयरन ओर एक बहुत बड़ा मिनरल है दोस्तों, इंडिया में बहुत मिलता है और इंडिया इसको बहुत बड़ी हैवी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करता है। और इसलिए कभी कभी इंडिया को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि आयरन ओर जैसा इंपॉर्टेंट मिनरल जो कि इंडिया के डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, उसको हम इतनी हैवी क्वांटिटी में बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना जैसी कंट्रीज इंडियन आयरन ओर को बहुत बल्क में इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक बेसिक मिनरल है, बैकबोन है इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। इंडिया में बहुत अबेंडेंट रिसोर्सेज है आयरन ओर के, और इंडिया जो है वो क्वालिटी आयरन ओर रिसोर्सेज में बहुत रिच है। मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर, जिसमें आयरन 70% क्वांटिटी में मिलता है। इसकी क्वालिटीज काफी मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मैग्नेटाइट इज द बेस्ट टाइप ऑफ आयरन ओर, 70% आयरन। उसके बाद आता है आपका हेमेटाइट, इसमें 50 to 60% आयरन ओर है। अब भाई आप देखिए यहाँ पे जो आयरन कंटेंट है वो मैग्नेटाइट से तो कम है, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की काफी अच्छी हैं। ठीक है, तो इसको भी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में डिप्लॉय किया जा सकता है। अगर आयरन ओर का स्टेट वाइज शेयर देखा जाए कि कौन से स्टेट में कितना आयरन ओर मिलता है, 2016-17 का डाटा है, तो आपको उड़ीसा में 52%, छत्तीसगढ़ में 16%, कर्नाटका में 14%, झारखंड 11% और बाकी स्टेट्स में 7%। यानी उड़ीसा की बादशाहत नजर आ रही है 2016-17 के डाटा में, किसमें, आयरन ओर में। आगे आते हैं कुद्रेमुख। कुद्रे नाम की जो जगह है कन्नड़ में, कुद्रे का मतलब कन्नड़ में होता है घोड़ा। और जो वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है कर्नाटका में, उसका जो फेस है वो हॉर्स की तरह है, इसलिए यह नाम पड़ा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे लिखा है कि जो कुद्रेमुख है आपका, कुद्रेमुख सबसे हाईएस्ट पीक है, इसकी जो एलिवेशन है मैं आपको बता दूं 1894 मीटर है। और वेस्टर्न घाट्स में कुद्रेमुख को सबसे बड़ी पीक बोला जाता है कर्नाटका में। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे जाके देखोगे तो जो पीक्स हैं, जो बड़े बड़े हिल्स है कर्नाटका में, सबसे बड़ा है मुलायानागिरी हिल्स, वो है 1930 मीटर्स। उसके बाद है बाबा बुदानगिरी हिल्स,
वो है 1895 मीटर्स, और फिर कुद्रेमुख है जो कि है 1894 मीटर्स। बट चलिए आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हो, आप ये समझिए कि जो कुद्रेमुख पीक है इसकी हाइट है 1894 मीटर। कुद्रे नाम का जो शब्द है इसका मतलब है घोड़ा, ठीक है, क्योंकि कन्नड़ में कुद्रे का मतलब ही होता है घोड़ा। और बात यह है कि ये जो कुद्रेमुख नाम की जो पीक है वो घोड़े की शेप की है, इसका जो फेस है वो घोड़े के शेप का है। छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। जो बेलाडीरा हिल्स है ये एक हम्प ऑफ एन ऑक्स की तरह लगता है, इसलिए इसको इस टाइप का नाम दिया गया है। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एक आयरन ओर की आपको माइन नजर आ रही है। अब भाई मेजर आयरन और बेल्ट्स ऑफ इंडिया देखते हैं। सबसे पहली जो मेजर आयरन और बेल्ट इंडिया में हुआ ओडिशा झारखंड बेल्ट। अब यहाँ पे कुछ चीजें देखिए रटनी पड़ेंगी। ओडिशा में हाई ग्रेड का हेमेटाइट ओर मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? बदमफहार माइंस है मयूरभंज और केंदुजार डिस्ट्रिक्ट में। उसके पास में एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है झारखंड की सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, वहां पे भी हेमेटाइट आयरन ओर मिलता है। ओके, गोवा और नोवामुंडी में। सो इन द एडजॉइनिंग सिंगापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हेमेटाइट आयरन ओर इज माउंट इन गोवा एंड नोवामुंडी। ये कहाँ पे? ये आपका सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में। ओडिशा में क्या है? बदम पहाड़ माइंस इन मयूरभंज एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट। ये जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत हद तक माओइज्म से अफेक्टेड है। फिर दुर्ग बस्तर चंद्रपुर, ये भी माओइज्म से अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। ये बेल्ट लाई करती है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। बहुत हाई ग्रेड हेमेटाइट्स मिलते हैं यहाँ पे। फेमस बेलाडेला रेंज है बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे 14 डिपॉजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन और मिलते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है, स्टील को बनाने में ये बहुत पोटेंट होता है। और यहाँ से जो आयरन और निकलता है उसको जापान और साउथ कोरिया भेजा जाता है विशाखापट्टनम पोर्ट के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगलुरु तुमकुरु बेल्ट। ये पड़ती है कर्नाटका में। यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े आयरन और के रिजर्व हैं। जो कुद्रेमुख माइंस है जो कि वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है कर्नाटका की, वो यहीं पे है बल्लारी चित्रगुर चिक्कमगलुरु तुमकुरु बेल्ट। ये जो कुद्रेमुख माइंस है चिकमगलुरु में ही है। ये एक 100% एक्सपोर्ट यूनिट है। कुद्रेमुख के जो डिपॉजिट्स हैं दे आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे बहुत सारा आयरन ओर मिलता है और भैया हैवी क्वांटिटी में आयरन ओर को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। जो ओर है उसको स्लरी के फॉर्म में पाइपलाइन के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है मैंगलुरु पोर्ट के पास, और वहां से बाहर भेज दिया जाता है। फिर महाराष्ट्र गोवा बेल्ट की बात कर लीजिए, इसमें गोवा आ जाता है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र आ जाता है। ओर्स बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के नहीं है बट उनको बहुत एफिशिएंटली एक्सप्लॉइट किया जाता है, और यहाँ पे आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है मारमा गोवा पोर्ट के थ्रू जो कि आपका गोवा में है। मैंगनीज की बात की जाए तो मैंगनीज का प्रयोग होता है स्टील को बनाने में और फेरोमैग्नेटिक अलॉय को बनाने में। 1 kg स्टील को बनाने में 10 kg मैंगनीज इनपुट लगता है। ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर करने में, इंसेक्टिसाइड्स को बनाने में, पेंट्स को बनाने में भी मैंगनीज का प्रोड्यूस होता है, यूज होता है। 2016-17 में अगर आप मैंगनीज का प्रोडक्शन देखें तो महाराष्ट्र 25%, मध्य प्रदेश 27%, आंध्र प्रदेश 10%, कर्नाटका 11%, उड़ीसा 25%, अदर्स 2। तो ये मैंगनीज का शेयर है, मतलब कौन से स्टेट में कितना मैंगनीज प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। नॉन फेरस मिनरल्स की बात कर लेते हैं। नॉन फेरस मिनरल्स में जाने से पहले दोस्तों आप इस मैप को देखिए, ओके। इस मैप में आपको आयरन ओर फील्ड्स, आयरन ओर माइंस, आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स, मैंगनीज, बॉक्साइट, मीका। आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स की बात की जाए तो ये जो गोवा का मार्मागोवा पोर्ट है यहाँ से आयरन और एक्सपोर्ट हो रहा है। जो मंगलुरु पोर्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कर्नाटका में, यहाँ से आयरन और एक्सपोर्ट हो रहा है। विशाखापट्टनम जो यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश में नजर आ रहा है, यहाँ से आयरन और एक्सपोर्ट हो रहा है। पारादीप यहाँ से आपका आयरन और एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये 4 मेजर पोर्ट्स हैं जहाँ से आयरन और एक्सपोर्ट होता है। आयरन और की माइंस कहाँ कहाँ दिख रही है? तो ये लाल रंग के ट्राइंगल से दिख रही है। तो आपको नजर आ रही चंद्रपुर में, दुर्ग, बेलाडेला, कुआ, मयूरभंज, केंदुजार, इधर चित्रदुर्ग, चिकमगलुरु, तुमकुरु। तो ये सब जगहों पे आपको ये माइंस दिख रही है। तो चिकमगलुरु, तुमकुरु, चित्रदुर्ग, अगर आप इन सारे लोकेशंस को, इस मैप को अगर आप प्रॉपर तरीके से देखते हो ना दोस्तों, देखिए ये माइंस आपको याद होंगी नहीं, ये काफी मुश्किल होती है। तो इनको याद करने का बेस्ट तरीका ये है कि ये जो मैप आपके सामने ना, इस मैप को आप बहुत ध्यान से देखो। अगर ये मैप आपके दिमाग में बैठ गया आपको चीजें याद आ जाएंगी। जैसे यहाँ देखिए रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे मिलते हैं आपके आयरन और माइंस, गोवा में मिलती हैं आपकी आयरन और माइंस। तो अगर आप इस मैप को प्रॉपर तरीके से देख लेते हो तो एक बार को आपको याद रहेगा कि कहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीका की बात की जाए तो मीका यहाँ मिल रहा है नेल्लोर में। नेल्लोर में कहाँ पे है इस समय पे? आंध्र प्रदेश में। फिर ऊपर आइए, गया में मिल रहा है आपका बिहार में, फिर इधर हजारीबाग में मिल रहा है। तो इन सब जगहों पे आपको क्या मिल रहा है?
आपको मिल रहा है मीका। उसके साथ बॉक्साइट देख लीजिए, तो बॉक्साइट की लोकेशन कहाँ दिख रही है, तो भाई कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा यहाँ पे दिख रही है। फिर इधर दिख रही है आपको बॉक्साइट की लोकेशन, यहाँ दिख रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। ओके, तो ये कटनी में दिख रही है मध्य प्रदेश में। तो मैप प्रॉपर तरीके से स्टडी करिए दोस्तों, मैप के दम पे आप काफी चीजें याद कर सकते हो, समझ सकते हो। नॉन फेरस मिनरल्स की बात करना शुरू करें अगर, नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जहाँ पे आयरन ज्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलता है। इनमें क्या क्या आता है, तो भाई कॉपर है, बॉक्साइट है, लेड है, जिंक है और गोल्ड है। अगर आप बात करो नॉन फेरस मिनरल्स की प्रोडक्शन में, तो इंडिया के पास नॉन फेरस मिनरल्स के ज्यादा रिजर्व है नहीं, और हमारा जो प्रोडक्शन है नॉन फेरस मिनरल्स का वो भी कोई बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि प्रॉमिसिंग नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिजर्व ज्यादा नहीं, और जो थोड़े बहुत रिजर्व है उनको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत हद तक लिमिटेड है। लेकिन ये नॉन फेरस मिनरल्स बहुत जगहों पे प्रयोग होते हैं, मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। कॉपर की वायर्स तो भैया आपको पता ही है, इलेक्ट्रिसिटी में कॉपर की वायर्स ही लगती हैं, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपर और बॉक्साइट के डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। हमने इससे पहले क्या देखा था, हमने इससे पहले देखा था कि इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं इंडिया के वो कहाँ मिलते हैं। तो आयरन ओर फील्ड्स इंडिया में कहाँ मिलती हैं, आयरन ओर की माइंस कहाँ मिलती हैं, मैंगनीज, बॉक्साइट, मीका, ये सब कहाँ पे मिलता है। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नॉन फेरस मिनरल्स का मैं इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूँ। इसी नॉन फेरस मिनरल्स के अंदर कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड आता है। और यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम लोग कॉपर से। कॉपर के बारे में दोस्तों बात की जाए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉपर मिलता नहीं है। हम लोग क्रिटिकली डेफिशिएंट है कॉपर के रिसोर्स में और कॉपर के प्रोडक्शन में। कॉपर मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है। सबसे पहले तो मैलिएबल और डक्टाइल का मतलब क्या है, देखिए मैलिएबल का मतलब है अ मैलिएबल मेटल कैन बी बीटन इनटू अ शीट। कहने का मतलब है एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा मेटल जिस पे हथौड़ा मार के उसके शेप को बदला जा सके, और इस प्रोसेस में वो मेटल टूटेगा नहीं। तो मतलब कि कॉपर मैलिएबल है, उसको आप हथौड़ा मार के फोर्स लगा के शीट्स में कर सकते हैं, मतलब उसको बिना तोड़े उसके शेप को आप बदल सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसके शेप को, और वो टूटेगा भी नहीं। दूसरी चीज डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी मतलब कि उसको एक थिन वायर के शेप में आप शेप कर सकते हो। तो कॉपर को तो वैसे भी हम लोग थिन वायर के शेप में शेप करते हैं। कॉपर इस्तेमाल होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी केबल्स में। तो अच्छी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कि आप उसको अपनी मर्जी से किसी भी शेप में चेंज कर पा रहे हो, और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पे भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वो आराम से शेप हो जा रहा है। तो कॉपर के पास ये सारी अच्छी बातें हैं। प्लस कॉपर एक गुड कंडक्टर है, इसलिए कॉपर को मेनली इलेक्ट्रिकल केबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है, साथ साथ केमिकल इंडस्ट्रीज में भी प्रयोग किया जाता है। अगर बात की जाए, ये देखिए फोटो है कॉपर माइंस की, मलंज खंड की। कॉपर कहाँ कहाँ मिलता है इंडिया में, तो बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस राजस्थान, सिंगपुम डिस्ट्रिक्ट झारखंड, यहाँ पे लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं ये कॉपर के। अब भैया ये माइन कौन सी किसकी है, कहाँ पे है, ये तो देखिए रटना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अब तक आपने वीडियो पे लाइक का बटन ना दबाया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऑलरेडी आपका कोर्स पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन दबा के चैनल मेंबरशिप ले सकते हैं, तो इससे आपका सपोर्ट भी हो जाएगा, साथ साथ कुछ आपको और एक्स्ट्रा वीडियोस मिल जाएंगी। बॉक्साइट की बात करते हैं दोस्तों। एक और चीज़, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको लेक्चर्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी जो करंट की मैं बनाता हूँ, साथ साथ वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। बॉक्साइट आप देखिए दोस्तों, बहुत सारे ओर्स ऐसे मिलते हैं, मिनरल ओर, जहाँ पे एल्यूमिनियम पाया जाता है। लेकिन बॉक्साइट एक ऐसा ओर है, क्ले लाइक सब्सटेंस होता है बॉक्साइट, जहाँ से आप एल्यूमिनियम को बहुत प्रॉपर तरीके से कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो आप देखिए, इस क्ले लाइक सब्सटेंस बॉक्साइट से पहले मिलता है एल्यूमिना, और इस एल्यूमिना से फिर एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो बॉक्साइट डिपॉजिट्स है दोस्तों, इनका बनने का जो प्रोसीजर है वो बड़ा जबरदस्त होता है। कुछ ऐसी रॉक्स होती हैं जो कुछ स्पेसिफिक जगहों पे मिलती हैं, और वो स्पेसिफिक जगह इस बात पे डिपेंड करेगी कि उस जगह का जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो कुछ जगहों पे जो रॉक्स हैं वो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स में बहुत रिच होती हैं, और जो रॉक्स की ऊपर की परत होती है उसका सालों से, हजारों सालों से इरोजन हो रहा होता है। अभी इरोजन होने की वजह से ऊपर की सतह उड़ गई होती है, और नीचे की जो रॉक्स होती हैं उनमें बॉक्साइट ओर का जो कंसंट्रेशन होता है वो काफी ज्यादा होता है, और इससे आप एल्यूमिना निकाल सकते हो, और एल्यूमिना से फिर आप एल्यूमिनियम बना सकते हो। एल्यूमिनियम इतना खास क्यों है, इसकी खास बात क्या है, तो देखिए एल्यूमिनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, क्योंकि आयरन जैसे मेटल्स की स्ट्रेंथ को भी ये मेंटेन रखता है, और उसके साथ मिलके ये आयरन जैसे मेटल को लाइट कर देता है, और ओवरऑल जो प्रॉपर्टी बनती है ना फाइनल प्रोडक्ट की, उसमें कंडक्टिविटी अच्छी होती है, मैलिबिलिटी अच्छी होती है।
अगर आप आयरन की बात करो और आयरन को एल्यूमिनियम के साथ मिक्स करते हो, स्टील इंडस्ट्री में बहुत होता है प्रोसेस, उस केस में जो फाइनल मटेरियल बनेगा ना आपके सामने, जिसको बोला था स्टेनलेस स्टील, वो बहुत जबरदस्त मैलिएबल भी होता है, उसकी कंडक्टिविटी भी बहुत तगड़ी होती है। अगर आप बॉक्साइट डिपॉजिट्स देखें इंडिया में, तो अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल्स एंड प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, यहाँ पे मिलता है आपको बॉक्साइट, ये आपको रटना पड़ेगा। 2016-17 के डाटा के हिसाब से स्टेट वाइज अगर बॉक्साइट का प्रोडक्शन देखें तो सबसे ज्यादा है उड़ीसा 49%, गुजरात 24%, झारखंड 9%, छत्तीसगढ़ 8%, महाराष्ट्र 8% और बाकी 2%। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, 2016 में सबसे ज्यादा यहाँ पे है। उड़ीसा में कौन सी जगह पे, तो पंचपटमाली डिपॉजिट से कोरापुट डिस्ट्रिक्ट्स में, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको बॉक्साइट डिपॉजिट्स मिलेंगे उड़ीसा के। ये आपको एक बॉक्साइट माइन नजर आ रही है जहाँ पे खोदा जा रहा है और इन्हीं रॉक्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा बॉक्साइट को। एल्यूमिनियम जब नया नया बना था ना, बड़ा फैशन सा छा गया था एल्यूमिनियम का। फ्रांस के एक एम्परर थे आपके नेपोलियन 3, वहां पे जब एल्यूमिनियम की खोज हुई तो ये जो नेपोलियन 3 थी, इनकी जो ड्रेस थी उसकी जो बटनें थी ना, ये भी भाई आपके एल्यूमिनियम के बनने लगी। जो इनके कपड़ों पे हुक्स थे, ये भी आपके एल्यूमिनियम के बनने लगे। इनफैक्ट नेपोलियन के जो गेस्ट हुआ करते थे, उनको नेपोलियन खाना भी एल्यूमिनियम की यूटेंसिल्स में सर्व करने लगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट थे उनको एल्यूमिनियम में खाना सर्व किया, और जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट थे उनको गोल्ड और सिल्वर यूटेंसिल्स में दिया। आप ये देखोगे कि उस समय के एम्परर्स को ये आइडिया नहीं था कि आगे आने वाले समय में ये जो एल्यूमिनियम है वो इतना कॉमन हो जाएगा कि जो भिखारियों के कटोरे हैं ना, वो एल्यूमिनियम के हुआ करेंगे 30 साल बाद, मतलब नेपोलियन 3 के इस हरकत के 30 साल बाद। क्योंकि नेपोलियन 3 के समय पे तो नया नया एल्यूमिनियम बना था, तो नेपोलियन 3 को लगा होगा कि भाई बहुत बड़ी चीज है, बाद में पता चला कि ये तो बहुत ही कॉमन निकली। फिर बात करते हैं नॉन मेटलिक मिनरल्स की। इसमें सबसे पहले बात करेंगे मीका की। मीका एक ऐसा मिनरल है जिसको बहुत पतली पतली शीट्स में काटा जा सकता है, ठीक है ना। तो इट कैन बी मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स, बहुत ही पतली पतली शीट, और कुछ सेंटीमीटर चौड़ाई में हजारों शीट्स आ जाएंगी मीका की। कुछ इस तरीके की नजर आती है मीका की शीट्स, ओके, बहुत ही पतली होती हैं। ये काले, क्लियर, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन, अलग अलग तरीके की होती है, और इनकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी होती है। लो पावर लॉस फैक्टर होता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है, रेजिस्टेंस हाई होता है वोल्टेज की तरफ। देखिए, एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक का मतलब हो गया कि वो कंडक्टर नहीं है, वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब ही होता है कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। और जब वो वोल्टेज के ऊपर स्टॉप लगाएगा, वोल्टेज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस लगाएगा, तो लो पावर लॉस फैक्टर है, यानी कि पावर का लॉस कम होगा। तो भाई इंसुलेटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को रोकना। तो ये काम मीका करता है, और उसके साथ साथ पावर का लॉस भी नहीं होने देता है। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में मीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीका के डिपॉजिट्स आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू के नॉर्दर्न एच में मिलेंगे, कोडरमा में मिलेंगे, गया हजारीबाग बेल्ट जो कि बिहार से लेकर झारखंड तक फैली हुई है, यहाँ मिलेंगे। राजस्थान में जो मेजर मीका प्रोड्यूसिंग इलाके हैं वो अजमेर के पास है। नेल्लोर की मीका बेल्ट काफी फेमस है आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इलाके हैं जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन है नहीं। फिर रॉक मिनरल्स की बात कर लेते हैं भैया। रॉक में पाए जाने वाले मिनरल्स में एक इंपॉर्टेंट मिनरल है, वो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन उन रॉक्स में पाया जाता है जिन इलाकों में बहुत हाई क्वांटिटी में कैल्शियम कार्बोनेट मिले या मैग्नीशियम कार्बोनेट मिले। तो जहां पे रॉक्स के आसपास कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट एक बड़ी क्वांटिटी में मिलता है, वहां पे लाइमस्टोन भी पाया जाता है। लाइमस्टोन आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेगा, और जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होती है सेडिमेंट्री रॉक्स की, वहां पे आपको लाइमस्टोन मिलता है। ये एक बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री का। तो सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन का काफी प्रयोग होता है, और आयरन ओर की स्मेल्टिंग में भी लाइमस्टोन का काफी प्रयोग होता है। स्मेल्टिंग समझते हैं ना, कि आयरन ओर को पिघला के आयरन ओर के अंदर का जो लोहा है उसको निकालना, ताकि लोहे को फिर किसी और जगह पे अलग से इस्तेमाल किया जा सके। इस प्रोसेस को बोला जाता है स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग इंडस्ट्री ऑफ आयरन, आयरन ओर के साथ मिला के स्टील बनाना, स्टेनलेस स्टील बनाना, इसमें लाइमस्टोन का एक मेजर रोल पड़ता है। तो लाइमस्टोन एक बेसिक रॉ मटेरियल की क्या काम करता है, फाइनल प्रोडक्ट सीमेंट और स्टील को बनाने में। मिलता क्या है, उन रॉक्स के पास मिलता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स के पास पाई जाती हैं। 2016-17 में जो लाइमस्टोन का प्रोडक्शन है स्टेट वाइज वो यहाँ दे रखा है। सबसे ज्यादा आपको नजर आ रहा है अदर्स 13% नहीं, सबसे ज्यादा राजस्थान 21%, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश 11, आंध्र प्रदेश 11, छत्तीसगढ़ 10, कर्नाटक 10, गुजरात 8, तमिलनाडु 8, तेलंगाना 8। ये 2016-17 का डाटा है। स्टेट
वाइज जो डाटा है वो ईयर बाय ईयर वेरी करता रहता है। ठीक है, हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग देख लेते हैं। भैया माइनिंग एक बहुत ही डेंजरस चीज है। माइनिंग में आपको एक जगह पे खुदाई करके बहुत ही मुश्किल कंडीशंस के अंदर वो मिनरल निकाल के लाना है, जिसका प्रयोग हमारी लाइफ को अच्छा करने के लिए किया जाता है। तो माइनर्स के सामने बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स रहते हैं, बहुत सी डस्ट और नॉक्शियस फ्यूम्स बहती रहती हैं जो ये माइनर्स इनहेल करते हैं। बहुत सारी पल्मोनरी डिजीजेस हो जाती हैं इनको। कभी कभी माइन की रूफ्स कैलैप्स कर जाती है तो उसके अंदर दब के मर जाते हैं, पानी भर जाता है माइंस के अंदर, आग लग जाती है माइंस के अंदर। तो भैया ये जो कोल माइनर्स है ना, कोल माइनर्स या किसी भी और प्रकार के माइनिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं, दे आर अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट, दे आर अंडर कॉन्स्टेंट डेंजर। माइनिंग के कुछ और फायदे, जब किसी एक इलाके में माइनिंग होती है ना, तो वहां के आसपास के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, जो वहाँ के वाटर रिसोर्सेज होते हैं वो कंटेमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि माइनिंग के चक्कर में वहाँ का जो नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस है आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया है। वहाँ की रॉक्स को खोदा, उसमें से आयरन ओर निकाला, या फिर जिस चीज का भी ओर है, जिस मिनरल को भी आप निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसका और निकाला, उसके चलते बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स सॉइल में रिलीज हो गए, पानी में रिलीज हो गए। वो सॉइल को भी गंदा कर देते हैं, पानी को भी गंदा कर देते हैं, पास की स्ट्रीम्स को भी गंदा कर देते हैं और आसपास बहने वाली नदियों को भी गंदा कर देते हैं। और इसके बहुत से आपको इफेक्ट्स और न्यूज अक्सर कर देखने को मिले। देखिए माइनिंग के चलते गंदगी तो होती ही है, साथ साथ कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, और अक्सर कर इन एक्सीडेंटों की खबर हम लोग सुनते ही रहते हैं। इसीलिए जरूरी यह है कि माइनिंग को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जाए, प्रॉपर सेफ्टी रेगुलेशंस लेके आया जाए और इन्वायरमेंटल लॉस को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि माइनर को एक प्रॉपर तरीके से हम कर सकें, ये किलर इंडस्ट्री ना बन जाए, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली, ठीक है, इंडस्ट्री ना बन जाए। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की। देखिए भाई, स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल डिपॉजिट्स एंड सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम। देखिए हमारी चाहे इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री हो चाहे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हो, सब लोग मिनरल इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। अब हम लोग एक्चुअली में मिनरल्स पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, और जब हम मिनरल्स पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, आसपास आपको जो भी चीजें नजर आती हैं, ठीक है, उसमें मिनरल लगे हैं, मिनरल्स चाहिए चाहिए। जो ब्रश आप करते हो ना, टूथपेस्ट जो होता है उसके अंदर मिनरल है, जो आपके दांतों तक को साफ करने में इस्तेमाल होते हैं। तो मिनरल्स का प्रयोग हमारी लाइफ में इस हद तक घुस सकता है, घुस चुका है, कि हम बिना मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के अपनी लाइफ को एज्यूम नहीं कर सकते। उसके चलते हम लोग का जो मिनरल एक्सट्रैक्शन है, एक्सप्लॉयटेशन है, वो बहुत बढ़ गया है। और ओवरऑल अगर आप मिनरल का कंटेंट देखोगे, तो अगर 100% हमारे अर्थ के क्रस्ट का वॉल्यूम माना जाए, तो उसमें 1% केवल मिनरल्स हैं। तो ओवरऑल अर्थ क्रस्ट, माना कि अर्थ क्रस्ट बड़ा है, लेकिन उसमें जो मिनरल्स मिलते हैं वो केवल 1% होते हैं। कई कई जगह पे बहुत से मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन आप उनको कमर्शियली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। मिनरल केवल उस जगह से कमर्शियली एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जहां से उनको कमर्शियली एक्सट्रैक्ट करना प्रॉफिटेबल हो। अब होता यह है कि हमारी एक्सेसिव रिक्वायरमेंट्स के चलते इन मिनरल्स को हम बहुत तेजी से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन इन मिनरल्स को बनने में तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे इनको क्रिएट होने में और एक जगह पे कंसंट्रेट होने में। तो जिस स्पीड से मिनरल्स रिप्लेनिश होते हैं, उससे कहीं ज्यादा स्पीड से हम इनको बना रहे हैं। कोल, नेचुरल गैस और जितने भी प्रकार के मिनरल्स हमको मिलते हैं, भाई मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इनको बनने में, और हमारा जो प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा तेज है। तो देखिए, मिनरल जो रिसोर्सेज हैं, दे आर नॉन रेन्यूएबल, दे आर नॉट रेन्यूएबल। तो ये शॉर्ट लिव्ड है, फाइनाइट है, नॉन रेन्यूएबल है, खत्म हो जाएंगे अगर एक लिमिट से ज्यादा हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारी प्राइज्ड और शॉर्ट लिव्ड पोजेशन है, ये खत्म हो गया अगर हम इनको कंटिन्यूअसली एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे। और बात ये है दोस्तों कि मिनरल एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है और उनको इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी भी महंगी होती जा रही है। पहले तो क्या था, मिनरल्स कुछ कम डेप्थ में मिला करते थे, अब हमने मिनरल्स को और एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्ट किया, तो कुछ जगहों पे तो मिनरल डिपॉजिट्स डिप्लीट हो गए, तो अब हम नए मिनरल डिपॉजिट्स ढूंढ रहे हैं। तो भैया जो कम डेप्थ पे मिनरल डिपॉजिट्स मिलते थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं, तो अब मिनरल डिपॉजिट्स के एक्सट्रैक्शन के लिए हमको ज्यादा खोदना पड़ रहा है। ज्यादा खोदने के चक्कर में हमारे इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान हो रहा है, पैसा ज्यादा खत्म हो रहा है, और कभी कभी हमको अच्छे मिनरल डिपॉजिट्स मिलते भी नहीं है, क्वालिटी वाले मिनरल डिपॉजिट्स मिलते भी नहीं है, तो जो मिलते हैं उनसे काम चलाना पड़ता है। ओके, और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि नई टेक्नोलॉजी आपको बनानी पड़ेगी अगर आपको लो ग्रेड मिनरल ओर को एक्सप्लॉइट करना है और साथ साथ उस लो ग्रेड मिनरल को कॉमर्शियली यूज करना है। तो भैया साफ साफ बात तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जितने मिनरल्स अब है नहीं, बहुत सारे हम खत्म कर चुके हैं। जो मिल रहे हैं वो बहुत डेप्थ पे मिल रहे हैं, तो उनको एक्सट्रैक्ट करना महंगा हो रहा है, टेक्नोलॉजी महंगी हो रही है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी
जो मिनरल हमको मिल रहा है वो उतनी हाई क्वालिटी का नहीं है, तो कम हाई क्वालिटी के मिनरल को इस्तेमाल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों के चलते ओवरऑल जो प्रोसेस है वो बहुत महंगा होता जा रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया कि मिनरल रिसोर्सेज को हम लोग प्लांट और सस्टेनेबल मैनर में इस्तेमाल करें। इसलिए हमेशा अक्सर कर बात की जाती है कि मेटल रिसाइकलिंग होनी चाहिए, स्क्रैप मेटल्स का प्रयोग होना चाहिए, मिनरल रिसोर्सेज को फ्यूचर में बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए उनकी बजाय दूसरे सब्सटीट्यूट का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे देखिए कोल माइनिंग हो रही है, अंदर का एक सीन नजर आ रहा है आपको कोल माइनिंग का, और नीचे आपको कोल माइन के बाहर का हिस्सा नजर आ रहा है। तो बाहर कुछ ऐसा है और अंदर ही छेद जाके इसके अंदर जाके आप कोल को निकालोगे, इसके अंदर जाके आप कोल को निकालोगे। फिर आगे बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की। एनर्जी भी भाई हर चीज के लिए चाहिए। एनर्जी चाहिए हमको खाना पकाने के लिए, एनर्जी चाहिए हमको रोशनी के लिए, एनर्जी चाहिए हमको गर्मी पैदा करने के लिए, व्हीकल चलाने के लिए, मशीनरी चलाने के लिए, इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट हर चीज के लिए हमको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी को जनरेट करने के लिए फ्यूल मिनरल्स चाहिए, तो कोयला चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, नेचुरल गैस चाहिए। ओके, और ये सब इलेक्ट्रिसिटी, मेन चीज आज की डेट में जो हमारे सामने एनर्जी की फॉर्म में आती है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हम लोग अपनी लाइट के लिए भी करते हैं, बाकी जितने इंडस्ट्रीज के प्रोसेस है उनके लिए भी करते हैं। यूरेनियम का प्रयोग न्यूक्लियर एनर्जी के लिए किया जाता है। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल, इनका प्रयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का प्रयोग किया जाता है कार वगैरह चलाने में, कोल का प्रयोग किया जाता है थर्मल पावर प्लांट को प्रोड्यूस करने में। तो यहाँ पे एनर्जी दो प्रकार की हो गई, एक तो कन्वेंशनल एनर्जी हो गई, दूसरी हो गई नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी यानी पुराने प्रिमिटिव तरीके, तो भाई लकड़ी को जला के एनर्जी पैदा कर ली, कैटल डंग केक को जला के, तो भाई जो गाय का गोबर या भैंस का गोबर होता है उसको पाथ दिया तो वो कैटल डंग केक बन गए। जब वो सूख गए तो उसको जला के आपने अपना खाना बना लिया। कोल का प्रयोग किया जाता है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कन्वेंशनल सोर्सेज है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या हो गए, जिनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी ज्यादा चाहिए, जैसे सोलर सोर्स, विंड सोर्स, टाइडल सोर्स, जियोथर्मल सोर्स, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी। तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में ये फर्क हो गया। कन्वेंशनल में आ गया आपका लकड़ी जलाना, कैटल डंग टेक, ये तो प्रिमिटिव तरीके हो गए। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, ये थोड़े मॉडर्न हो गए। और नॉन कन्वेंशनल में थोड़ा और मॉडर्न, जिसमें हमारे इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है, जैसे सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस और एटॉमिक एनर्जी। गांव की बात की जाए, खासकर रूरल इंडिया की बात की जाए, तो भैया फायरवुड और कैटल डंग केक को काफी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप रूरल रिक्वायरमेंट की बात करो तो 70% रूरल रिक्वायरमेंट इन दो चीजों से होती है। किससे? फायरवुड यानी पेड़ की लकड़ी, और कैटल डंग केक यानी कि जो गाय होती है उसका गोबर पात के आपने कैटल डंग केक बना लिया, तो उसको मेन्योर की तरह भी आप प्रयोग कर सकते हो और उसको खाना बनाने के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि फायरवुड और कैटल डंग केक को इस्तेमाल करना इसलिए मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि फॉरेस्ट एरिया घट रहा है। फॉरेस्ट एरिया घट रहा है तो काटने के लिए पेड़ घट रहे हैं, काटने के लिए पेड़ घट रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इतनी आसानी से फायरवुड नहीं मिलेगा। और कैटल डंग केक के इस्तेमाल को भी डिस्कस किया जाता है। क्यों? क्योंकि कैटल डंग केक को अगर आप जला दोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेडीज पास में बैठ के खाना बना रही हैं, और अगर वो इनक्लोज्ड स्पेस है, बंद स्पेस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस लेडी के पास बहुत सारे ऐसे धुएं उड़ेंगे जो उसकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी चीज, इसी कैटल डंग केक को मेन्योर में बदला जा सकता है। मेन्योर मतलब एक तरीके का फर्टिलाइजर, जिसको अगर आप सॉइल में मिला दो तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी और आप अच्छे अपने खासे प्लांट वगैरह पैदा कर सकते हो, एग्रीकल्चर में इसको प्रयोग कर सकते हो। शुरुआत करते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की, और सबसे पहले बात करेंगे कोल की। देखिए अगर इंडिया में सबसे ज्यादा अबेंडेंट फॉसिल फ्यूल की बात की जाए तो वो कौन है? वो कोल है। दुनिया भर की जो टॉप 10 रिसोर्सेज वाली कंट्रीज है कोल के मामले में, उसमें इंडिया टॉप 10 में आती है। वो अलग बात है कि इंडिया के पास एंथ्रासाइट लेवल का कोल ज़्यादा नहीं है, बट बिट्यूमिनस कोल इंडिया के पास बहुत ज़्यादा है। उस पर थोड़ी देर में आते हैं। हमारे देश की जो सब्सटेंशियल नीड्स हैं एनर्जी की, वो कहाँ से आती हैं? वो होती हैं कोयले से। कोयले का जो मेन प्रयोग होता है वो होता है पावर जनरेशन में। एनटीपीसी का नाम सुना होगा आपने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। क्या करता है एनटीपीसी? बिजली प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है? कोल को जला के प्रोड्यूस करता है। इस कोल का प्रयोग एनर्जी को सप्लाई करने में भी किया जाता है, डोमेस्टिक नीड्स की एनर्जी हो चाहे इंडस्ट्रियल नीड्स की एनर्जी हो। इंडिया बहुत हद तक कोल पे डिपेंडेंट है अपनी कॉमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, यानी कि बिजली पैदा करने के लिए बहुत हद तक हम लोग कोल पे डिपेंडेंट हैं। वो अलग बात है कि अब हाइड्रो पावर पोटेंशियल भी इंडिया का बहुत बढ़ गया है, साथ साथ सोलर पावर पोटेंशियल भी इंडिया का बढ़ रहा है। विंड पावर तो उतना नहीं बढ़ा है, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की। अब देखिए कोल बनता कैसे। कई बार पहले मैंने आपको बताया कि कोल बनता है जब प्लांट मटेरियल और एनिमल मटेरियल
मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए नीचे दब जाए। तो बहुत बड़े बड़े जंगल और एनिमल्स जब मिलियंस ऑफ ईयर पहले ज़मीन के अंदर धंस गए, उनके ऊपर और परतें आती गई तो वो कंप्रेस होके कोल में कन्वर्ट हो गए। कोल बहुत अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है और वो फॉर्म्स इस बात पे डिपेंड करते हैं कि कितनी हाई क्वांटिटी में एनिमल्स और प्लांट्स कितनी हाई डेप्थ के कितने समय के लिए दबे थे। जितने ज़्यादा समय के लिए वो अंदर दबे हैं और जितने ज़्यादा प्रेशर में वो अंदर दबे हैं, उतना ही ज़्यादा उस कोल की क्वालिटी अच्छी होगी। तो स्वैम्स जो कम डेप्थ पे होते हैं, वहाँ पे डिकेइंग प्लांट्स अगर दबे तो सबसे गंदी क्वालिटी का कोल पैदा होगा, जिसको बोला था पीट कोल। इसका लो कार्बन कंटेंट होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। जब इसको आप जलाओगे तो आपको इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम मिलेगी, हीटिंग कैपेसिटी इसकी बहुत कम होती है। पीट से थोड़ा अच्छा आ जाए तो आप बात करो निगलाइट। नेवली नाम की जो जगह है इंडिया में साउथ में, वहाँ पे लिग्नाइट बहुत हाई क्वांटिटी में मिलता है। ये एक लो ग्रेड ब्राउन कोल है, सॉफ्ट होता है, वो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, जब कोल में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली जो कोल की कैलोरीफिक वैल्यू है वो कम हो जाएगी। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब यूनिट मास ऑफ कोल को जला के आप कितनी वैल्यू ऑफ या कितनी कैलोरी ऑफ हीट पा सकते हो। जो प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, नेवेली नाम की जगह है तमिलनाडु में, वहाँ मिलते हैं और इनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोल जितना गहरा अंदर बरी हुआ है और जितना ज़्यादा टेम्परेचर को वो एक्सपोज्ड है और जितने ज़्यादा समय के लिए एक्सपोज्ड है, उतना ही बेहतर कोल होगा। तो सबसे बेकार क्वालिटी का कोल होता है पीट, उससे कम लिग्नाइट, उससे थोड़ा बेहतर होता है बिटुमिनस कोल और उससे बेस्ट होता है आपका एंथ्रासाइट। जो बिटुमिनस कोल है ये इंडिया में बहुत पॉपुलर है, कॉमर्शियल यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंथ्रासाइट जितना अच्छा तो नहीं है बिटुमिनस, बट इसको ऑलमोस्ट सारे पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मेटलर्जिकल जो कोल होता है वो अच्छा होना चाहिए। तो मेटलर्जिकल कोल की तरह एंथ्रासाइट को प्रयोग किया जाता है, या फिर बिटुमिनस के अंदर भी बहुत अलग अलग प्रकार की क्वालिटी होती है। जो बेस्ट वाला बिटुमिनस होता है उसको मेटलर्जिकल कोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेटलर्जी मतलब कि देखिए, स्टील प्रोडक्शन में जिस प्रकार की कोल का प्रोड्यूस होगा उसको आप बोलोगे मेटलर्जिकल कोल। तो भैया आयरन को स्मेल्ट करना है अगर ब्लास्ट फर्नेस में, तो चाहिए आपको मेटलर्जिकल कोल। कभी कभी क्या होता है कि इंडिया में मेटलर्जिकल कोल उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो हमको बाहर से इंपोर्ट करना होता है। हम यहाँ पे दोस्तों कोल से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो बना रखी हैं। आप कोल मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए तो आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी। जैसे पहली वीडियो आपको दिख रही है लोकेटिंग कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया ऑन मैप, गोंडवाना एंड टर्शरी कोल फील्ड स्टेट वाइज। उसके बाद आपको दिख रही है टाइप्स ऑफ कोल एंड हाउ कोल इज फाउंड, तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो ये दो वीडियोस इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। फिर नीचे आपको एक वीडियो दिख रही है द्रविडियन रॉक सिस्टम कार्बोनिफेरस कोल, एक इस वीडियो को भी देख लीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस है दोस्तों जो आपके पढ़ाई में आपको मदद करेंगे। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस पहले बना रखी हैं, आप इनको देख लेंगे तो इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू। फिर आगे बात की जाए, आप गोंडवाना मेरे नाम के साथ सर्च मारिए यूट्यूब में तो आपको एक वीडियो यहाँ पे मिलेगी आर्यन रॉक सिस्टम। इस आर्यन रॉक सिस्टम में मैंने गोंडवाना कोल, जुरासिक कोल, डेक्कन ट्रैप कोल, टर्शरी रॉक्स, इन सब चीज़ों को बताया। लगभग 1 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाई, 5000 व्यूज इसको आ भी चुके हैं। तो आप इस आयरन रॉक सिस्टम वाली वीडियो को देख लीजिए, आपको कोल सिस्टम्स के बारे में और कोल सिस्टम्स कैसे रॉक्स में मिलते हैं इंडिया में ये पता चल जाएगा। और नीचे एक वीडियो है पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट पे, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, ये सब बने कैसे एक्चुअली में, इनके बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो इन वीडियोस को देख लेंगे दोस्तों तो आपको एक होलिस्टिक आइडिया मिल जाएगा। वापस आते हैं, इंडिया में अगर बात की जाए तो कोल जो मिलता है वो 2 रॉक सीरीज में मिलता है। एक तो गोंडवाना कोल है, ठीक है। तो गोंडवाना केवल लगभग 200 मिलियन साल पुराना, यानी 20 करोड़ साल पुराना है। और दूसरा टर्शरी डिपॉजिट्स है जो कि लगभग 5.5 करोड़ साल पुराने हैं। तो गोंडवाना 200 मिलियन ईयर्स पुराना और टर्शरी डिपॉजिट्स 55 मिलियन ईयर्स पुराने। तो ऑलरेडी टर्शरी डिपॉजिट्स भी पुराना है, बट ऑब्वियसली बात है जो गोंडवाना रीजन में आपको कोयला मिलेगा वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी का मिलेगा। जो बिटुमिनस वाला कोयला वो गोंडवाना मिलता है, जो पीट लिग्नाइट है वो आपको टर्शरी मिलेगा। अगर हमारे देश में मेजर सोर्सेज देखो आप गोंडवाना कोल के, जो कि आप मेटलर्जिकल कोल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये दामोदर वैली मिलते हैं, तो वेस्ट बंगाल का इलाका। मैप पे थोड़ी देर में वापस आते हैं, झारखंड का इलाका, फिर जरिया, रानीगंज, बोकारो, ये इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स है। गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा वैलीज, यहाँ पे भी कोल डिपॉजिट्स मिलता है। टर्शरी कोल मिलता है आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ये जगहें तो देखिए आपको याद ही करनी पड़ेंगी। मैप में भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो मैप में देख लेते हैं
कोल के बारे में। कोल माइंस आपको ट्राइंगल में दिख रही है, कोल फील्ड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो एक तो नेवेली तमिलनाडु में, तो ये कोल माइन है, ये पूरा का पूरा कोल फील्ड है। ऊपर सिंगारेनी थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में आ रहा है, तेलंगाना में भी आ रहा है, महाराष्ट्र में भी आ रहा है, मध्य प्रदेश में भी आ रहा है। कोरबा छत्तीसगढ़, उड़ीसा में तालचेर नाम की एक कोल माइन है, बोकारो, झरिया, रानीगंज, ये सब आपकी कोल माइंस हैं। और जो डॉटेड ये लाइन वाला जो इलाका है ये आपके कोल फील्ड्स हैं। फिर आपको नॉर्थ ईस्ट में आसाम और मेघालय में भी बहुत से कोल डिपॉजिट्स मिल जाएंगे। कोल की बात की जाए तो ये एक बल्की मटेरियल होता है। बल्की मटेरियल का मतलब है कि जब आप कोल को जलाओगे तो कोल का वजन कम होगा, क्योंकि कोल जल के राख में बदल जाएगा, ऐश में बदल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक वेट लूजिंग इंडस्ट्री। वेट लूजिंग मतलब कि जो आप इनपुट डालते हो कोल का और जो आउटपुट मिलता है वहां पे वेट का बहुत फर्क होता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि जहां पे कोल पैदा हो रहा है उस कोल के पास आप इंडस्ट्री बना लो, क्योंकि ये बल्की मटेरियल है तो कोल को ट्रांसपोर्ट करके ले जाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बहुत बार ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका ये टारगेट रहता है कि भाई हम जो थर्मल पावर स्टेशन बनाएंगे ना वो कोल के सोर्सेस के बाद बनाएंगे। और अगर कभी आप किसी कोल पावर प्लांट के अंदर गए हो तो आपने देखा होगा जो कोल की गाड़ियों की जो पटरियां होती ना वो अंदर तक आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में हरियाणा के बॉर्डर पे, फरीदाबाद के बॉर्डर पे एक प्लांट है बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन 705 मेगावाट का। मैंने उस प्लांट में विजिट की थी बहुत साल पहले। उस प्लांट के अंदर जब आप जाओगे ना तो पीछे की तरफ आपको रेलवे लाइन्स नजर आएंगी। वो रेलवे लाइन सीधे सीधे कोल प्रोड्यूसिंग एरिया को वहां से कनेक्ट करती है, यानी जहां पे कोल प्रोड्यूस होता है वहां से ट्रेन पे कोयला चढ़ाया गया और वो ट्रेन चलते 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 सीधे उस पावर प्लांट के अंदर आती है कोल को डिलीवर करने के लिए। क्योंकि बल्कि मटेरियल है तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेन से उसको डिलीवर करना सस्टेनेबल है। कोल का जिस लेवल पे यूटिलाइजेशन होता है पावर प्लांट के अंदर उसको सड़क के मामले नहीं ले जा सकता, सड़क के रास्ते उसको नहीं ले जा सकता है। फिर बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल ये भी एक तरीके का एनर्जी सोर्स है, और कोल के बाद अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है तो वो पेट्रोलियम है। बहुत सारी चीज़ों के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, इसको हीट के लिए प्रयोग किया जाता है, लाइटनिंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है, लुब्रिकेंट के लिए भी प्रयोग किया जाता है एज अ मशीनरी, और रॉ मटेरियल्स के लिए भी प्रयोग किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। क्रूड ऑयल तो देखिए दोस्तों एक नेचुरल रिसोर्स है, एक रॉ नेचुरल रिसोर्स है। इस क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर। तो एक ऑयल रिफाइनरी के अंदर, पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर इस क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाएगा और यूजेबल प्रोडक्ट्स में बदला जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट्स निकल आते हैं ना क्रूड ऑयल से, वो होते हैं पेट्रोलियम नैफ्था, गैसोलीन, डीजल फ्यूल, एस्फॉल्ट, केरोसिन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जेट फ्यूल, फ्यूल ऑयल्स। तो एक क्रूड ऑयल से प्रोसेसिंग के बाद बहुत अलग अलग प्रकार के आउटपुट निकलते हैं, और इन अलग अलग प्रकार के आउटपुट को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लुब्रिकेंट अलग होगा, पेट्रोलियम अलग होगा, डीजल अलग होगा, गैसोलीन अलग होगा, केरोसिन अलग होगा, एलपीजी अलग होगा, जेट फ्यूल अलग होगा, एविएशन टरबाइन फ्यूल अलग होगा। तो ये सब अलग अलग होते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल एक है जो कि है क्रूड ऑयल, जो कि हमको क्रूड फॉर्म में मिलता है ऑयल बेड से। पेट्रोलियम की बात की जाए तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोडल इंडस्ट्री है क्योंकि यहाँ से बहुत सारा इनपुट इस्तेमाल होता है सिंथेटिक टेक्सटाइल्स में, फर्टिलाइजर्स में, न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्री में। देखिए केमिकल इंडस्ट्री में, सिंथेटिक टेक्सटाइल्स में और फर्टिलाइजर में क्रूड ऑयल इनपुट की तरह इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट क्रूड ऑयल नहीं, क्रूड ऑयल के जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं ना क्रूड ऑयल रिफाइनिंग के बाद, वो इनपुट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर जो पेट्रोलियम अक्रेंसेस होते हैं वो एंटीक्लाइंस में होते हैं, फॉल्ट ट्रैप्स में होते हैं। एंटीक्लाइंस क्या होते हैं दोस्तों? देखिए एक आर्च टाइप के रॉक्स बन जाते हैं, और कभी कभी इस आर्च टाइप के रॉक्स में ना लेयर्स बन जाती हैं, और इन लेयर्स में ऊपर की तरफ कभी कभी पोरस रॉक्स होंगी, नीचे की तरफ पोरस रॉक्स नहीं होंगी, या दोनों तरफ नॉन पोरस रॉक्स होंगी। तो बीच में जो पेट्रोलियम और गैस है वो भर जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है पेट्रोलियम नीचे मिलेगा और गैस ऊपर मिलेगी, क्योंकि गैस हल्की है तो वो उड़ के ऊपर आ जाएगी और पेट्रोलियम नीचे सेटल कर जाएगा। इस पेट्रोलियम के यहाँ रुकने के लिए नीचे की तरफ जो रॉक्स हैं वो नॉन पोरस होनी चाहिए, क्योंकि अगर पोरस होंगी तो पेट्रोलियम नीचे बह जाएगा। तो इस तरीके का जो आर्च शेप बनता है इसको बोला जाता है एंटीफ्लाइंस, और इसमें बनते हैं फॉल्ट ट्रैप्स। फॉल्ट ट्रैप्स मतलब दोनों तरफ जो रॉक्स मिल रही हैं वो नॉन पोरस है, या नीचे की तरफ जो रॉक्स मिल रही है वो नॉन पोरस है, तो पेट्रोलियम बह के बाहर नहीं निकल सकता, तो बीच में फंस गया। बीच में फंसने की वजह से कुछ ऐसे रॉक फॉर्मेशंस बने जहां एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमको पेट्रोल मिल रहा है। आपको दिखाता हूँ फिगर। ये देखिए आपको फिगर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे
इम्परमिएबल रॉक ऊपर नजर आ रही है, नीचे भी आपको एक इम्परमिएबल रॉक नजर आ रही है, बीच एक काला रंग का ऑयल डिपॉजिट दिख रहा है और इस ऑयल डिपॉजिट के ऊपर गैस का डिपॉजिट दिख रहा है। ऑब्वियसली बात है गैस ऑयल के ऊपर होगी, क्योंकि वो गैस है तो हल्की है, ऊपर उठ जाएगी तो ऊपर की तरफ मिलेगी। तो भाई फोल्डिंग्स, एंटीक्लाइंस और डोम्स में कई बार ये ऑयल और गैस ट्रैप होते मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऑयल बेयरिंग लेयर इज अ पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन थ्रू विच ऑयल में फ्लो। द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवेनिंग नॉन पोरस लेयर्स। ये सब वही है जो मैंने अभी आपको बताया। जो पेट्रोलियम मिलता है वो भी फॉल्ट ट्रैप से मिलता है, पोरस और नॉन पोरस रॉक्स के बीच में। जो नॉन पोरस रॉक्स है वो नीचे की तरफ रहेंगी, जो पोरस रॉक्स है वो ऊपर की तरफ रहेंगी, और नेचुरली जो गैस है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी जो कि हल्की है। कहाँ कहाँ पे मिलेगा ये इंडिया में? तो मुंबई हाई, गुजरात, आसाम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया। एक बार मैप देखिए आप, कौन कौन सी जगह इसने बोली है? मुंबई हाई, गुजरात और आसाम। इधर आइए, हमें ऑयल फील्ड्स लाल में देखने हैं। तो यहाँ पे देखिए मुंबई हाई दिख रहा है, ये ऑफशोर प्रोडक्शन है, तो क्या जमीन पे नहीं है, समुंदर में जाके है। तो मुंबई हाई यहाँ पे बसीन है, आसाम में भी आपको मिल रहा है और गुजरात में भी अंकलेश्वर, वडोदरा, कलोल, इन जगहों पे हमको पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग प्लांट्स मिल रहे हैं। मुंबई हाई और बसीन वो दो जगहें दिखी जो ऑफशोर है। तो ऑफशोर वाली जगहें भी हमने देखी। ऑफशोर मतलब जमीन पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, समुंदर के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। अंकलेश्वर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है गुजरात का, अभी दिखा रखा है मैप में। आसाम भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। यहाँ पे दिग्बोई, नाहर कटिया और मोरान हुगरी जन नाम के इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स है। नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस के बारे में एक चीज बहुत अच्छी है कि ये क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, और कभी कभी ये पेट्रोलियम के साथ मिलता है, कभी कभी ये पेट्रोलियम के बिना मिलता है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि ये पेट्रोलियम के साथ मिलेगा, हो सकता है पेट्रोलियम के बिना मिल जाए। इसको सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। खास बात दोस्तों नेचुरल गैस की ये है कि ये बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट होता है वो ना के बराबर होता है। चूंकि इसके एमिशंस बहुत कम है, इसलिए इसको फ्यूल ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी बोला जाता है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीस और टर्की आज की डेट में जो उनके आसपास का समुंदर वाला इलाका है, वहां पे इसी नेचुरल गैस के ऑयल डिपॉजिट्स के लिए आपस में लड़ाई करने पे एक दूसरे को उतारू हैं, एक दूसरे से लड़ने के लिए उतारू हैं। नेचुरल गैस के रिजर्व्स इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो केजी बेसिन, कृष्ण गोदावरी बेसिन, वेस्ट कोस्ट में जो मुंबई हाई के पेट्रोलियम रिजर्व्स थे उसके आसपास जो फील्ड्स थे वहां कभी कभी हमको बड़े बड़े गैस रिजर्व्स मिल जाते हैं। गल्फ ऑफ कम्बे में भी बहुत से गैस रिजर्व्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी बहुत से गैस रिजर्व्स पाए गए। एक 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर लाइन खींची गई पूरे कंट्री में, जो कि मुंबई हाई और बसीन को फर्टिलाइजर, पावर और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस के साथ जोड़ती है वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में। वापस मैप पे आते हैं। देखिए दोस्तों, मुंबई हाई, बसीन, इसके आसपास के इलाके से गैस पैदा हुई, वो यहाँ पहुंची और यहाँ से इस पाइपलाइन से होती 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 गुजरात से होती होती उसने मध्य प्रदेश में एंट्री मारी, मध्य प्रदेश से दूसरे स्टेट्स में। तो देखिए कितना लंबा, पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया इस पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है। तो ये पाइपलाइन, ये जो गुजरात का कोस्टल इलाका है, यहाँ से गैस लेके जाती है हमारे नॉर्दर्न इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में। So basically this Hazira, Vijaypur and Jagdishpur pipeline is a major natural gas provider to rest of India. In fact northern और western इंडिया बोलिए। तो भाई वेस्टर्न नॉर्दर्न इंडिया में जो भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, पावर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस है, वहां पे इस गैस का प्रयोग किया जाता है। इंडिया की गैस प्रोडक्शन में इस पाइपलाइन में एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है, क्योंकि गैस की प्रोडक्शन की, उस पाइपलाइन में फीड की और ये गैस दूसरी जगह पहुंच गई। और इस गैस की बहुत हैवी डिमांड होती है पावर इंडस्ट्री में और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, क्योंकि गैस को पावर बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है और फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जो हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज करते हैं ना, सीएनजी की बस, सीएनजी की गाड़ी, वो एक्चुअली में यही नेचुरल गैस होती है, जिसको थोड़ा रिफाइन करके सीएनजी सिलेंडर में ठूंस दिया जाता है इस्तेमाल करने के लिए। लिक्विड फ्यूल को ये रिप्लेस करने में बहुत पोर्टेंट है। लिक्विड फ्यूल मतलब पेट्रोल, डीजल। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। भैया इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो पूरी दुनिया में पर कैपिटा कंजम्पशन जितना ज्यादा माना जाता है किसी देश का इलेक्ट्रिसिटी का, उतना ही ज्यादा उस देश को एडवांस्ड माना जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हमारे देश में नॉर्मली दो प्रकार से होता है। एक तो आप बहते हुए पानी से टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर लो, जिसको बोला था हाइड्रो पावर एनर्जी। इसमें आप पानी की पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। पानी को एक हाइट से बहुत स्पीड पे नीचे की तरफ भेजेंगे, वो स्पीड वाला पानी टरबाइन के अंदर से निकलेगा, टरबाइन घुमाएगा,
टरबाइन घूमेगी तो जनरेटर के अंदर का जो डायनेमो है वो घूमेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बिजली प्रोड्यूस होगी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से भी बिजली प्रोड्यूस होती है। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को जला के बिजली प्रोड्यूस होती है। तो जब आपने कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जलाई तो वो हो गई थर्मल पावर। जब आपने पानी से एनर्जी प्रोड्यूस की तो वो हो गई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक बार प्रोड्यूस हो गई तो वो एक जैसी होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फास्ट फ्लोइंग वाटर से प्रोड्यूस होती है, रेन्यूएबल रिसोर्स है। इंडिया में बहुत से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे भाखड़ा नंगल डैम, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, कोपली हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये सब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पैदा करते हैं। थर्मल एनर्जी की बात की जाए तो भैया ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से पैदा होती है। थर्मल एनर्जी, द थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, दे यूज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि देखिए पानी को तो आप हाइट से छोड़ते रहते हो, और पानी का अगर आपने एक डैम बना रखा है तो वो एक तरीके से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो पानी अवेलेबल रहेगा जब तक हम पानी को सस्टेनेबली इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन थर्मल पावर के साथ ऐसा नहीं है। कोल खत्म हो रहा है, पेट्रोलियम खत्म हो रहा है, नेचुरल गैस खत्म हो रहा है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये ऐसे रिसोर्स हैं जो हमारे लाइफ पीरियड में इनको रिप्लेनिश इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। इंडिया के पावर प्लांट्स की बात की जाए, इंडिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पावर प्लांट्स हैं, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट। एक बार न्यूक्लियर पावर प्लांट की लोकेशन देखते हैं। आपको यहाँ पे नरोरा पावर प्लांट दिख रहा है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। रावत भाता पावर प्लांट दिख रहा है कहाँ पे, राजस्थान में। काकरा पार दिख रहा है कहाँ पे, गुजरात में। तारापुर दिख रहा है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। कैगा दिख रहा है कहाँ पे, कर्नाटका में। और कलपक्कम दिख रहा है कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया। और थर्मल पावर प्लांट्स भी बहुत है, तो नेविली, टुट्टीकोरिन थर्मल पावर प्लांट की तो बात ही छोड़ दीजिए, एन्नौर, विजयवाड़ा बहुत है। आप अपने अपने स्टेट्स के थर्मल पावर प्लांट को पॉइंट आउट कर ले, बेटर रहेगा। तो ये तो हो गए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्यों है? जो कि आपको बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स, और इनफैक्ट आपके स्टेट में कहाँ थर्मल पावर प्लांट्स दिख रहे हैं। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में तो मैंने थोड़ी बहुत बात आपसे करी। अब देखिए दोस्तों, जब एनर्जी की बात हो रही है तो मैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको बता रहा हूँ, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको बता रहा हूँ। तो कन्वेंशनल मैंने अभी आपको थर्मल पावर प्लांट्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इसके बारे में बेसिक आइडिया दिया। आप एक काम करो, यूट्यूब में एनर्जी मेरे नाम के साथ सर्च मारिए, तो एनर्जी हर्षित द्विवेदी आप सर्च मारिए तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस दिखेंगी, जैसे द साइंस बिहाइंड जियोथर्मल इंजीनियरिंग, एक वीडियो आप ये देख लीजिए। दूसरी, सोलर एनर्जी, फोटोवोल्टिक सोलर पैनल्स एंड कंसंट्रेटेड सोलर पावर, एक वीडियो ये देख लीजिए। फिर नीचे आपको एक वीडियो नजर आ रही है दोस्तों, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एनर्जी पावर सेक्टर इन इंडिया एंड सॉल्यूशन थ्रू अ सिंगल एनर्जी मिनिस्ट्री, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। चैप्टर 3 है आपका ये क्लास 8 की ज्योग्राफी का, नॉन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक बार ये देख लीजिए। तो ये कुछ बेसिक वीडियोस है दोस्तों, हाइड्रो पावर इंस्टॉलेशंस इन इंडिया, एक बार इसको देख लीजिए। तो ये कुछ बेसिक वीडियो है जो आपको हल्का फुल्का आइडिया दे देंगी एनर्जी के बारे में। ये मैं ऑलरेडी आपके लिए बना चुका हूँ, ठीक है। आप एक बार इसको देख लोगे तो एनर्जी सेक्टर पढ़ रहे हैं तो होलिस्टिक तरीके से एनर्जी सेक्टर आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। वापस आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे। देखिए देश में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी का कंजम्पशन है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और हम लोग बहुत ओवरली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, जैसे कि कोल, ऑयल एंड गैस। इस पे हमारी जो डिपेंडेंस है वो कुछ ज़्यादा ही है। अब जब ऑयल और गैस के दाम बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली जो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके दाम भी बढ़ जाते हैं। तो या तो उस एनर्जी के दाम बढ़ जाएंगे, या हम लोग उस ऑयल और गैस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो एनर्जी की शॉर्टेज होने लगेगी। हालांकि फॉर्चुनेटली अभी हमारे देश में एनर्जी की उतनी शॉर्टेज है नहीं। ज़्यादातर जो देश के हिस्से हैं जहाँ पे प्रॉपर तरीके से एनर्जी पहुँच नहीं पाती है, वो इसलिए नहीं पहुँच पाती कि जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना हमारे देश का, वो बहुत गंदा है। अब देखिए, एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को मेंटेन नहीं किया तो भैया हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रुक सकती है। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कि आपके जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे थर्मल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गया, इनको हम थोड़ा लिमिटेड इस्तेमाल करें, क्योंकि कोल और पेट्रोलियम अच्छा खासा पॉल्यूशन करते हैं। और पॉल्यूशन एक लिमिट से ज़्यादा आप करोगे, एक लिमिट से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को जलाओगे, तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आपके सामने बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एक लिमिट से ज़्यादा ना हो, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को डिप्लॉय करें। जैसे हम सोलर एनर्जी को डिप्लॉय करें, हम विंड एनर्जी को डिप्लॉय करें, हम टाइडल एनर्जी को डिप्लॉय करें, हम बायोमास एनर्जी को डिप्लॉय करें, वेस्ट मटेरियल से एनर्जी को निकालें। तो वेस्ट मटेरियल से आप एनर्जी कैसे निकाल सकते हो? तो भाई मैंने आपको बताया था
कि जो गाय का गोबर होता है उससे कंडे पाते जाते हैं, उन कंडों को आप बायोगैस प्लांट में डिप्लॉय करके इफेक्टिव गैस में और यूजेबल मैन्योर में बदल सकते हो। उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। तो ये जितने भी तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर बेसिकली नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। और हमारे देश में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का स्कोप बहुत ज़्यादा है। केवल हमारे देश में नहीं दोस्तों, दुनिया भर में है। प्रॉब्लम ये है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं है हमारे पास। तो इंडिया के पास सनलाइट है, वाटर है, विंड है, बायोमास है, और हम लोगों ने रेन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स को डिप्लॉय करना भी शुरू किया है। इसमें एक चीज़ आती है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी के बारे में आपको पता ही है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को प्रयोग करके न्यूक्लियर फिजन करके हम लोग यहाँ पे एनर्जी पैदा करते हैं। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी में दो प्रकार की एनर्जी होती है। एक होती है न्यूक्लियर फिजन, एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी बहुत ही भयंकर होती है और अभी तक उसको कमर्शियल बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए दुनिया में कहीं पे भी टेक्नोलॉजी नहीं बना पाए हैं। हाँ, बम बनाने के लिए आप कह सकते हो कि यूएस जैसी कंट्रीज बना चुकी हैं, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब तो फ्यूजन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन न्यूक्लियर फिजन, इसके बेसिस पे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है यूरेनियम और थोरियम आइसोटोप का इस्तेमाल करके। यूरेनियम और थोरियम अच्छा खासा मिलता है इंडिया में, तो झारखंड एंड अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान और जो मोनाजाइट सैंड्स होती हैं केरला की, वहाँ पे आपको काफ़ी सारा थोरियम मिल जाएगा। 6 न्यूक्लियर स्टेशन कौन से इंडिया की, ये मैं ऑलरेडी मैप पे अभी आपके लिए थोड़ी देर पहले लोकेट कर चुका हूँ। फिर बात करते हैं सोलर एनर्जी की। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने बनवाया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में वो कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ती है। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ज़बरदस्त यहाँ पे सोलर पोटेंशियल है। इस सोलर पोटेंशियल को इस्तेमाल करने के लिए फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी चाहिए, और फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी को अगर आपको समझना है तो ये फोटोवोल्टेक सोलर पैनल वाली सोलर एनर्जी की वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगी टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है? सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। सोलर एनर्जी आज की डेट में बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही है रूरल और रिमोट एरियाज में, क्योंकि सोलर एनर्जी में आप इंडिविजुअल सोलर सेल्स को लगा के उस घर की एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकते हो। यानी आप एक घर को सोलर एनर्जी पावर प्लांट में बदल सकते हो। तो बड़े बड़े सोलर प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं। बड़े बड़े सोलर प्लांट्स में एक टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करनी पड़ती है जिसको बोला था कंसंट्रेटेड सोलर पावर। तो बड़े लेवल के सोलर प्लांट्स में कंसंट्रेटेड सोलर पावर्स लगते हैं, जिसमें खर्चा बहुत होता है। हजारों लाखों की तादाद में आपको बहुत सारे सोलर पैनल्स वहाँ पे लगाए जाते हैं। वो तो खैर आप उस वीडियो को देखिए तो ही आपको समझ में आएगा। तो रूरल इलाकों में सोलर पावर की पेनिट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सोलर कुकर दिया जा रहा है, सोलर पैनल्स दिए जा रहे हैं, ताकि रूरल इलाके जो फायरवुड पे डिपेंडेंट है, जो डंग केक्स पे डिपेंडेंट है, वो उन पे डिपेंडेंट ना रहे। ज़रूरी है कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन किया जाए और इसके लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए। अभी सोलर एनर्जी के बहुत फ़ायदे हैं। सोलर एनर्जी के फ़ायदे ये हैं कि आपको खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ काटने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाना पकाने के लिए डंग केक्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सूरज की गर्मी से अपना खाना बना लोगे। तो जब सूरज की गर्मी से खाना बना लोगे तो ना ही आप लकड़ियाँ काट के लाओगे खाना बनाने के लिए, और ना ही आप उस गाय के गोबर का इस्तेमाल करोगे खाना बनाने के लिए। अब आप बोलोगे कि जब हम गाय के गोबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका करेंगे क्या? तो उसको आप मैन्योर की तरह प्रयोग कर सकते हो। और मैन्योर की तरह प्रयोग करने के लिए पहले जो बायोगैस रिएक्टर होता है उसमें आप वो गाय के कंडे डाल दो, गोबर के कंडे, उससे आपको बायोगैस भी मिल जाएगी, और जो बायो प्रोडक्ट निकलेगा वो सीधे सीधे एज अ मैन्योर भी प्रयोग हो सकता है। उस पर थोड़ी देर में आते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिख रहा है सोलर पावर का। यहाँ पे ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है, इससे इलेक्ट्रिसिटी वायर से अंदर आ रही है, और यहाँ पे ये जो आपका इलेक्ट्रिक मीटर है वो चल रहा है। बल्ब, प्लांट या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को आप इस सोलर पावर से चला सकते हो। टीवी, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी चल सकता है। विंड पावर की बात की जाए तो इंडिया में विंड पावर का पोटेंशियल अच्छा है। बड़े बड़े फार्म क्लस्टर्स हैं विंड के। तमिलनाडु में नगर कोल से लेकर मदुरई तक, फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, हर जगह पे विंड फार्म्स पाए जाते हैं। नागरकोइल और जैसलमेर ये इफेक्टिव विंड यूटिलाइजेशन के लिए बहुत फेमस है इंडिया में। बायोगैस की बात की जाए तो श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट, इन सबको बायोगैस में कन्वर्ट किया जा सकता है डोमेस्टिक कंजम्पशन इन रूरल एरियाज। इसके लिए प्रॉपर बायोगैस प्लांट लगाने पड़ेंगे रूरल इलाकों में। थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल पेनिट्रेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जरूरत है इसके लिए। डेवलप्ड कंट्रीज में जो बायोगैस प्लांट होते हैं वो कुछ इस तरीके के नजर आते हैं। हालांकि बायोगैस प्लांट को आप थोड़े माइनर लेवल पे भी इंडिया में डिप्लॉय कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है बायोगैस प्लांट, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना चाहिए हमको बायोगैस प्लांट को चलाने के लिए।
इसके अंदर आप सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट डाल दो, जैसे कि आपके गोबर पाथे हुए कंडे, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, और ये एक बायोगैस प्रोड्यूस करेगा, साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा जिसको आप सीधे सीधे फील्ड में मैन्योर की तरह यानी खाद की तरह डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, तो ये जो डिकम्पोजिशन होता है इन वेस्ट प्रोडक्ट्स का, ये गैस भी देता है। इस गैस की थर्मल एफिशिएंसी केरोसिन से ज़्यादा होती है, तो इस गैस को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो डंग के, गोबर के कंडे इस्तेमाल करके या चारकोल या केरोसिन इस्तेमाल करके जो आप खाना बनाते हो, उससे ज़्यादा आपको थर्मल एफिशिएंसी इस गैस में मिलेगी। बायोगैस प्लांट्स को म्यूनिसिपल, कॉर्पोरेटिव और इंडिविजुअल तीनों लेवल्स पे लगाया जाता है। इंडिविजुअल लेवल पे लगाने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि कॉर्पोरेटिव्स या म्यूनिसिपैलिटीज इन बायोगैस प्लांट्स को लगाए। इन्हें गोबर गैस प्लांट भी कहा जाता है, चूँकि कैटल डंग का प्रिडोमिनेटली इनमें प्रयोग किया जाता है। फार्मर्स को इनसे एनर्जी भी मिलती है और जैसा कि मैंने आपको बताया, इम्प्रूव्ड फर्टिलाइजर यानी कि मैन्योर भी मिलता है। बायोगैस अब तक का सबसे एफिशिएंट यूज़ है कैटल डंग का। मैन्योर की क्वालिटी भी अच्छी होती है और पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खाना बनाने के लिए आप फ्यूल लेके आओगे, पेड़ काटोगे या काउ डंग केक्स का इस्तेमाल करोगे। ना पेड़ काटने की जरूरत है और ना ही काउ डंग केक्स का इस्तेमाल करने की जरूरत है। उन काउ डंग केक्स को आप इस बायोगैस प्लांट में सीधे सीधे डाल सकते हो। फाइनली बात करते हैं किसकी, टाइडल एनर्जी की। टाइडल एनर्जी का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? देखिए, टाइड्स के दौरान आपको पता है कि जो पानी होता है सी लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो अगर ये मान लीजिए कोस्ट है, ठीक है, तो टाइड्स जब लो टाइड होगी तो पानी नीचे होगा, जब हाई टाइड होगी तो पानी ऊपर आ जाएगा। जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो होता क्या है दोस्तों, फ्लड गेट डैम्स बनाए जाते हैं और इन फ्लड गेट डैम्स के अक्रॉस इनलेट रखे जाते हैं और उस इनलेट से पानी अंदर आ जाता है हाई टाइड के दौरान। हाई टाइड के दौरान आपको पता है पानी का लेवल बढ़ेगा, अभी पानी का लेवल बढ़ेगा तो पानी अंदर आएगा, पानी अंदर आएगा तो पानी को अंदर लेके इन फ्लड गेट्स को बंद कर दिया जाता है और पानी को ट्रैप कर लिया जाता है, गेट बंद हो जाता है। तो जो हाई टाइड के दौरान पानी अंदर आया उसको आपने गेट क्लोज करके पानी अंदर स्टोर कर लिया, और उस अंदर स्टोर किए हुए पानी को जब आप रिलीज करते हो ना, तो वो अंडर वाटर, ये जो आपको टरबाइन दिख रही है ना इस फोटो को, इस फोटो इन टरबाइंस को घुमाते हुए जाता है वो पानी। तो कुछ इस तरीके का यूनिक अरेंजमेंट बनाया जाता है कि पानी को पहले आपने इनलेट लिया, इनलेट लेने के बाद फ्लड गेट्स बंद कर दिए, उसके बाद जब आपने पानी को छोड़ा तो वो पानी नीचे जो अंडर वाटर आपको ब्लेड्स नजर आते हैं ना, इन ब्लेड्स को घुमाता हुआ जाएगा, और जब वो इन ब्लेड्स को घुमाता हुआ जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता हुआ जाएगा। इसको बोला था टाइडल एनर्जी। ओके, अभी उतने मेजर लेवल पे तो टाइडल एनर्जी इंडिया में इस्तेमाल नहीं की जाती है, लेकिन आप देखिए तो गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात ऑन द वेस्टर्न कोस्ट और सुंदरबन एरियाज में जो डेल्टिक गंगा का डेल्टा है, वहाँ पे टाइडल एनर्जी का प्रयोग कुछ हद तक किया जा रहा है, बट एक मेजर लेवल पे टाइडल एनर्जी का प्रयोग नहीं हो रहा है। आगे बात की जाए जियोथर्मल एनर्जी की। जियोथर्मल एनर्जी की साइंस को मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में समझाया, देखिए नीचे आपको नजर आ रहा है द साइंस बिहाइंड जियोथर्मल एनर्जी। बहुत ही अच्छी वीडियोस है, हालांकि व्यूज इसके कम है, बट ठीक है, आपको तो मतलब है चीज़ों को सीखने से। तो साइंस बिहाइंड जियोथर्मल वाली वीडियो देख लीजिए, आपको काफ़ी मदद इससे मिलेगी। जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है कि भैया ज़मीन के अंदर की गर्मी का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में और छोटे मोटे कामों को करने में। जैसे कि मणिकरण साहिब चले जाइए आप हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे आपको लाइव प्रयोग मिलेगा जियोथर्मल एनर्जी का। तो भाई फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो हीट निकलती है उसको बोला था जियोथर्मल एनर्जी। आपको पता है कि जैसे जैसे हम लोग धरती के नीचे जाते जाएंगे इंक्रीजिंग डेप्थ के साथ, जो अंदर का टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जाएगा, जिसको बोला था जियोथर्मल ग्रेडियंट। अभी होता क्या है कि दोस्तों कभी कभी कम डेप्थ पे भी हमको जियोथर्मल एनर्जी मिल जाती है। तो कहीं कहीं भी जो रॉक्स का ओरिएंटेशन होता है वो ऐसा होता है कि रॉक्स एक दूसरे को प्रेस कर रही होती है, टच कर रही होती है, जिसके चलते एकदम से बहुत सारी गर्मी हो जाती है। गर्मी के चलते जो वहाँ की रॉक्स हैं वो गर्म होंगी और रॉक्स के टच में जो पानी आ रहा है वो भी ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा, और कभी कभी तो पानी वो इतना गर्म हो जाएगा कि स्टीम में बदल जाएगा। तो इस स्टीम का प्रयोग आप टरबाइन को घुमाने में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी कर सकते हो। मणिकरण साहिब के गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहाँ पे चावल दाल वो सब इस गर्म पानी में ही पका ली जाती है। ऐसे सेवरल हंड्रेड हॉट स्प्रिंग्स मिलते हैं। तो बद्रीनाथ केदारनाथ में आपको एक कुंड दिखेगा जिसमें से बहुत गर्म पानी निकल रहा होगा, तो आपको लगेगा भगवान की कृपा है, वो एक्चुअली में भगवान की कृपा है जियोथर्मल एनर्जी के फॉर्म में। मणिकरण साहिब में भी आपको दिखेगा कि ऋषि मुनि आए, एक बार शिव भगवान आए, एक बार ये धर्म गुरु आए और उन्होंने यहाँ पे ये आशीर्वाद दे दिया तो पानी गर्म होकर निकलने लगा। वो एक्चुअली में एक बहुत सिंपल साइंटिफिक प्रोसेस है जिसको बोला जाता है जियोथर्मल एनर्जी। इंडिया में दो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाए गए जियोथर्मल एनर्जी के लिए। एक है पार्वती वैली
इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश और दूसरा है पूगा वैली लद्दाख। फिर फाइनली बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज की। एनर्जी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। देश का कोई भी सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, कॉमर्स हो, डोमेस्टिक नीड्स हो, सब जगहों पे एनर्जी की ज़रूरत है। जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स बनाए गए इंडिपेंडेंस के बाद, उसमें एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंस दी गई एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी होगी तो ही हम इकोनॉमिकली डेवलप करेंगे, एनर्जी नहीं होगी तो हम इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर पाएंगे। सीधी बात है, किसी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस बेस पे देखी जाती है कि वहाँ पे कर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कितना है। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि एनर्जी कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और एनर्जी को पैदा करने के एवेन्यूज़ बहुत लिमिटेड हैं। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो एनर्जी है वो कोल सेक्टर से पैदा होती है। तो ज़रूरी ये है कि हम एनर्जी का प्रयोग प्रॉपर तरीके से करें, सस्टेनेबल तरीके से करें। इसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करना और सस्टेनेबल एनर्जी प्रयोग को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री हैं दुनिया में। हमारे जुडिशियस जो कोल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं, उनको हमें बहुत प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि एनर्जी का मोस्ट ऑप्टिमम और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हम कर पाएँ। तो ज़रूरी है कि जो हमारे देश के लोग हैं, अगर हो सके तो अपनी पेट्रोल और डीजल की कार को अवॉइड करके वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएं। अगर कार लेके जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके जाएं ताकि वो बाकी लोग अपनी अपनी कारों से ना आए। तो जितनी कम कारें उतना ही ज़्यादा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, उतना ही कम एनर्जी का प्रयोग। इस एनर्जी को हम बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम घर से बाहर निकले तो देख लें पंखे लाइट बंद है या नहीं है। पावर सेविंग डिवाइस का इस्तेमाल करें, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करें। क्योंकि देखिए, जितनी एनर्जी हम बचा लेंगे, इसका मतलब है कि हमने उतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर ली। तो एनर्जी का सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है और बचपन से ही हमें स्कूल से ही ये सिखाया जाता है कि एनर्जी का सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हम लोग करें। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम एनर्जी बचाएंगे, और देखिए ऐसा नहीं है कि आपको एनर्जी इस्तेमाल ही नहीं करनी हो, बिल्कुल ही बचा के रखनी है। आप इस्तेमाल करिए, ऐसा भी नहीं कि इतनी कम है, बट आप उसको प्रॉपर तरीके से करिए ताकि बहुत ज़्यादा कोल की खपत ना हो, हमारे पास एनर्जी बची रह सके बाकी पर्पज़ के लिए। हालांकि आज की डेट में इंडिया एनर्जी डेफिशिएंट नहीं है। कहीं कहीं पे हम लोग एनर्जी डेफिशिएंट इसलिए हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमज़ोर है और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो एनर्जी लॉसेज है हमारे वो बहुत ज़्यादा है। तो ज़रूरी है कि साइंटिफिक डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को दूसरी कंट्री से लेके आया जाए ताकि लॉसेस को मिनिमाइज़ किया जाए और मोस्ट ऑप्टिमम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन को प्रमोट किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। ये चैप्टर खत्म हो गया है, जल्दी छठा सातवां करके ये किताब भी मैं खत्म कर दूंगा 1 से 2 दिन में। गुड बाय।